हो गया ना? रिकॉर्डिंग मैसेज गया सबको? Yes, sir. ओके ओके सर, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। अच्छा देखो, जीएसटी रिगार्डिंग डिस्कशंस होगा, तो बेसिकली जीएसटी का ही क्लास है, तो जीएसटी के बारे में ही बात करना है आप लोगों से। तो ये जो जीएसटी के बारे में डिस्कस करना है, तो ये करेंटली हम लोग बेसिक लेवल में बात कर रहे हैं। नील, इससे पहले जीएसटी रिगार्डिंग आई थिंक 2 और 3 क्लासेस बेसिक्स में हुआ है, मैं तेरे को शेयर कर लूँगा, तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है? नील को बोल रहा हूँ, ओके? अगर किसी और का भी कुछ मिसेस है क्लास लाइक प्रीवियस 1 और 2 क्लासेस, तो प्लीज़ आप लोग भी कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिक्स बहुत वाइटल है। अगर मैं लास्ट क्लास याद करूँ, इन आवर प्रीवियस क्लास हम लोगों ने सर इंट्रा स्टेट जीएसटी एज वेल एज इंटर स्टेट जीएसटी, है ना? क्या तो था, मैं सही बोल रहा हूँ ना? इंटर स्टेट जीएसटी एंड इंट्रा स्टेट जीएसटी, इन दोनों के बीच में Yes, sir. क्या फ़र्क होता है, इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट था कि हम लोग लास्ट क्लास में टोटल कैलकुलेशंस के ऊपर प्रेशराइज किया था, मतलब फुल फोकस था कैलकुलेशंस पे। ऐसे बेसिक्स था, मतलब सिंपल क्वेश्चन था, एक इंटर स्टेट वाला और एक इंट्रा स्टेट वाला। मतलब जब सेम स्टेट के अंदर, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अंदर ही एक सिटी से दूसरा सिटी या फिर एक गांव से दूसरा गांव, ठीक है, जब गुड्स का मूवमेंट होता है तो उसमें जीएसटी चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉल्ड इंट्रा स्टेट जीएसटी कॉन्सेप्ट, और उसका जो रेवेन्यू है वो ऑब्वियसली जिस स्टेट्स के अंदर हो रहा है उसी स्टेट को मिलेगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल के अंदर अगर गुड्स का मूवमेंट है तो नो डाउट वेस्ट बंगाल को ही मिलेगा रेवेन्यू जो जीएसटी से आएगा। बट व्हेन इट्स अबाउट इंटर स्टेट, मतलब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो डेस्टिनेशन बेस्ड है जीएसटी, मतलब जिस स्टेट्स में गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उस स्टेट्स को मेनली रेवेन्यू कलेक्ट होगा। जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छे से बाइफर्केशंस देखे थे सर, कि किस तरह से जीएसटी का कलेक्शंस कौन करता है, तीन स्टेट को लेके बात किया था, है ना? एक वेस्ट बंगाल था, मुझे जितना याद आ रहा है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट था, और एक था महाराष्ट्र गवर्नमेंट। हाँ सर, कोलकाता और मुंबई के बीच में कुछ हुआ था, क्या मैं सही बोल रहा हूँ मौसमी? कोलकाता, मुंबई और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनके बीच में एक कनेक्शन था कि जब जीएसटी कलेक्शन का बात आता है तो ये मुंबई, कोलकाता और सेंट्रल गवर्नमेंट किस तरह से इसको एडजस्ट करता है, सेंट्रल को कितना मिलता है, कोलकाता को कितना, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को कितना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कितना, लाइक उद्धव ठाकरे को कितना, ममता दीदी को कितना और मोदी जी को कितना। तो इस तरह का डिस्कशंस हम लोग अभी कर रहे हैं। तो आज भी मैं बेसिक्स में ही चर्चा करूंगा, कुछ इंटरेस्टिंग डिस्कशंस होगा आज बेसिक्स में भी। जैसे जीएसटी पोर्टल के बारे में बात करूंगा आप लोगों से, जीएसटी पोर्टल या जीएसटी नेटवर्क, ठीक है, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो एक ऑनलाइन पोर्टल है, उसके थ्रू से किस तरह से मॉडर्न डे जीएसटी का काम होता है। प्रीवियस टाइम, मतलब जीएसटी से पहले का जो समय था, वक्त था, मतलब वैट का समय का बात कर रहा हूँ, या सीएसटी का जो समय था, उस टाइम पे जीएसटी से आने से पहले, मतलब 2017 1 जुलाई से पहले इंडिया में जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम चलता था वो इतना अच्छा नेट, मतलब क्या बोलूं सर, ऑनलाइन में इतना ज्यादा सीमलेस फ्लो नहीं था, मतलब इजी गोइंग नहीं था सर। तो उस मैटर को ना पूरा का पूरा जीएसटी पोर्टल के थ्रू से चेंजेस कर दिया गया। तो ये आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है सर, कि पहले सिचुएशन से आज के सिचुएशन पे क्या अंतर आया, और उसमें जीएसटी पोर्टल क्या हेल्प करता है। जीएसटी पोर्टल के अंदर मैं आप लोगों से एक स्पेशल मैटर में बात करूंगा सर, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, जीएसपीज एंड एएसपीज। क्या है सर? जीएसपी एंड एएसपी, बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसे तो डेफिनेशन वाइज 2 लाइन है, बट अगर मैं आपको रियल लाइफ में जीएसपी और एएसपी का काम बताऊं तो आपको बहुत मजा आएगा। इवन आप लोग भी जब एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी, एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, आप लोगों के पास भी बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है सर। आप लोग ऐसे जीएसपी के साथ भी काम कर सकते हो, अपना खुद का जीएसपी बना सकते हो, या फिर किसी जीएसपी में जॉब भी कर सकते हो। मजा का बात है ये। नॉर्मली सर चार्टर्ड, कॉस्ट, सीएस, इन्हीं लोगों को डिमांड होता है इस तरह का बड़े बड़े कंपनीज में। सर कुछ नाम बताओगे? हाँ सर, बहुत सारा नाम है जीएसपी एएसपी में। जैसे अगर रिसेंट ट्रेंड में बात करूँ तो मुझे टैक्स रिलेटेड जैसे क्लियर टैक्स का याद आ रहा है मुझे। ये नो डाउट वन ऑफ दी, मतलब रिसेंट ट्रेंड में टेक्नोलॉजिकल मतलब रीजंस पे बना हुआ वन ऑफ द बेस्ट कंपनी बना है सर, जो टैक्स पेमेंट में गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकली बहुत बड़ा कंपनी बना है। जोहो कॉर्पोरेशन, ये भी एक बहुत है। बाकी हम लोग का जो बिग 4 है ना सर, लाइक डेलॉयट, केपीएमजी,
हाँ PWC ये लोग भी है इस पर्टिकुलर मैटर में, ठीक है। तो ऑनलाइन वे में जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स किस तरह से काम करता है, एप्लीकेशंस वाले वे, मतलब एप्लीकेशन के थ्रू से जीएसटी पेमेंट करना। तो गवर्नमेंट के घर में बेसिकली पैसा आना जरूरी है, गवर्नमेंट के घर में पैसा आना जरूरी है, बट गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं ना कि आपसे छीन लेगा, उसमें आईटीसी का रोल प्ले होता है, एडजस्टमेंट होता है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे होता है ना, लास्ट क्लास में सम्स किया था कि मतलब स्टेट 1, स्टेट 2 एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी किसी के पास आईटीसी है, कभी किसी के पास आईटीसी है। मतलब सिंपल बात है, जैसे मानो कि आपका क्रेडिट है आईजीएसटी पे, अब आप आईजीएसटी का क्रेडिट को सीजीएसटी और एसजीएसटी के साथ एडजस्ट कर सकते हो। अब आईजीएसटी क्रेडिट कौन मेंटेन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगा। एसजीएसटी का क्रेडिट स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन करेगा। सीजीएसटी का क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट मेंटेन करेगा। अब इसमें पोर्टल के अंदर ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगा पोर्टल के अंदर आपका सारा का सारा अकाउंट्स मेंटेन होता है। तो सबसे फॉर एग्जांपल आपका आईजीएसटी में क्रेडिट है, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट। आई होप यू ऑल नो सर, इनपुट टैक्स क्रेडिट मैंने डिस्कस किया क्लास में। हाँ सर, बाद में इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर्स है, बहुत लोग पहले भी पढ़ चुके हो, बाद में फिर से मैं बताऊंगा। इनपुट क्रेडिट जीएसटी का वन ऑफ द मोस्ट हॉट एरिया है सर, मतलब जिसको लेके जीएसटी में बहुत ज्यादा चर्चा होता है ना। पॉइंट क्या है सर, पॉइंट बहुत सिंपल है, ये सुनने में बहुत आसान है कि भाई जीएसटी मेरा आईटीसी है, मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट एडजस्ट कर लेंगे। हम लोग तो बोल देते हैं एज ए टैक्स पेयर्स की जीएसटी एडजस्टमेंट कर लेंगे, क्रेडिट एडजस्टमेंट कर लेंगे, बट ये एडजस्टमेंट करने के लिए एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है ना सर, जिसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं ना, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। कंप्यूटर में आप लोग बचपन में पढ़ते थे, स्कूल लेवल में, इवन कॉलेज में भी पढ़े होंगे शायद, डीबीएमएस, एसक्यूएल, हाँ सर, ये सब लैंग्वेज के थ्रू से, सॉफ्टवेयर के थ्रू से इसको बिल्ड किया जाता है और उसके बेसिस में सॉफ्टवेयर रन होता है। तो ये भी एक तरह का डेटाबेस मैनेजमेंट है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसके थ्रू से आपका पूरा का पूरा पोर्टल मेंटेन होता है, जिसमें कौन सा स्टेट, मतलब कौन से गवर्नमेंट के पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्रेडिट है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्रेडिट है, तो किसको कब क्रेडिट मिलेगा, उसका पूरा का पूरा मैचिंग करना, उसको जिसको जब क्रेडिट ट्रांसफर करना है, रेमिट करना है। ये सुनने में आसान लगता है, बट इसको रियल लाइफ में अप्लाई करना, डिजिटल प्लेटफॉर्म में इतना इजीली इसको टैकल करना, ये आज के डेट में ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा आश्चर्य है सर, बहुत बड़ा। बिकॉज ये सिस्टम आज आप लोगों को सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत आसान हो गया, बट इसके पीछे माइंड बहुत जबरदस्त चाहिए था। अभी भी बहुत कुछ फ्लॉज है, बट फिर भी उसको ठीक करने का काम किया जा रहा है, चल रहा है। ये डे बाय डे जो भी न्यू प्रॉब्लम है उसको सॉफ्टवेयर वाइज अपडेट करने का काम हो रहा है। तो आप लोगों के लिए भी अच्छा फ्यूचर है सर। तो चलो जीएसटी के बारे में इंटरेस्टिंग ये सब फैक्ट आज बात करेंगे आप लोगों से। ठीक है सर, चलो मैं थोड़ा लंबा स्टोरी बोल दिया आप लोगों को, बट कोई बात नहीं, सुन लो सर बाकी चीजें। गुड इवनिंग ज्योति। गुड इवनिंग सर। ऐसे देखो सर, हम लोग नॉर्मली ये कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में पढ़ के आए हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स में फर्क क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का फीचर्स क्या है, जीएसटी का पूरा जो जेनेसिस है, मतलब कब आया, उसका पूरा का पूरा हिस्ट्री। हाँ हाँ सर, एकदम अटल बिहारी वाजपेयी से लेके मोदी जी तक का, हाँ अटल जी से मोदी जी तक का पूरा फ्लो, हाँ कि किस तरह से मतलब जीएसटी अटल जी से मोदी जी तक आके इसको निकला है। ये एक अच्छा बात है सर कि ये मतलब जब भी कोई बड़ा डिसीजन हुआ है कंट्री में, तो वो हमेशा बीजेपी रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये एक मैं देखता रहता हूँ कि जब भी कोई बिग डिसीजन हुआ है गवर्नमेंट में, या तो एनडीए है या तो बीजेपी है। ये एक स्पेशल बात है। चलो सर आगे बात बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी ये भी हम लोगों ने देख लिया सर प्रीवियस क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को सर ये जीएसटी फ्रेमवर्क भी मैं बात कर लिया, क्वेश्चंस भी कर लिया, आज कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बात करूंगा सर। ठीक है, जीएसटी का कुछ बेनिफिट्स के बारे में बात करना है और कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस है जीएसटी के बारे में, उसको लेके मैं आप लोगों को आज बेसिक में बात करूंगा। ये बेसिक्स ही है सर, ठीक है। इसके बाद हम लोग लेवल, मतलब जो एडवांस लेवल ऑफ चैप्टर है जीएसटी का, उसमें आगे जाएंगे, बट बेसिक्स में चर्चा थोड़ा सा अभी जारी रहेगा, बिकॉज बेसिक से एमसीक्यू सवाल भी बहुत पूछा जाता है मैंने देखा, और छोटा छोटा चीज जानना जरूरी भी है सर। ओके अच्छा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके एक बात मैं आपसे कह दूं सर, एक बार ये जीएसटी में रजिस्टर करना पड़ता है ना,
जीएसटी में क्या करना पड़ता है सर? रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। किसको? अरे सर जो लोग बिजनेसमैन है ना सर, उनको रजिस्टर करना पड़ता है। अब ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसके लिए मैंडेटरी है, कब मैंडेटरी है, इसके ऊपर भी ना स्टेट टू स्टेट थोड़ा सा डिफर करता है। ऐसे ये एक चैप्टर आएगा सर, पूरा का पूरा एक चैप्टर आएगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे, ठीक है? तो तब मैं इसके डिटेल्स में आपसे बात करूंगा। बट अगर मैं आपको अभी बस 2 मिनट के लिए कुछ पॉइंट्स अगर आपको याद दिलाना हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे, तो क्या पॉइंट हो सकता है सर? पॉइंट बहुत सिंपल है। एवरी सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इन द स्टेट्स ऑफ यूटीज, मतलब स्टेट्स मतलब जो स्टेट्स में आप हो बिजनेस करोगे, या फिर यूनियन टेरिटरीज अगर आप यूटीज में हो, है ना? ऐसे इंडिया में कितना स्टेट्स है और कितना यूटीज है? हाँ सर, अपना देश इंडिया में कितना स्टेट्स है और कितना यूनियन टेरिटरीज है? जल्दी बोलो, बोलो सर बोलो, कितना स्टेट और कितना यूटी है हमारे कंट्रीज में, मतलब इंडिया में? 28 state, 9 union territory. 28 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी। ये रिसेंटली थोड़ा चेंज हुआ है, बहुत लोगों को ना पुराना वाला थोड़ा याद रहता है, जैसे कि 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। सर भूल जाइए 29 स्टेट्स एंड 9 यूटीज, ये भूल जाइए, ठीक है? अभी ये चेंज हो गया क्योंकि कश्मीर जो स्टेट्स हुआ करता था वो अभी यूटी है, ठीक है? वहां पर भी 2 यूटी आ गया, एक कश्मीर और एक लद्दाख, ये 2 यूटी ऐड हो गया। तो जो 7 था, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पर गलत लिख दिया, 29 एंड 7, तो ये 7 था अभी 7 में 2 ऐड कर दो यूनियन टेरिटरी, और स्टेट 29 था उसमें से एक माइनस कर दो, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करता था वो भी नहीं है। तो 21 - 1 इक्वल्स टू 28 स्टेट्स एंड 7 था यूनियन टेरिटरीज, उसमें और 2 ऐड हो गया, एक जम्मू एंड कश्मीर एंड एक लद्दाख, तो 7 + 2 9 यूटीज, ठीक है? ये है न्यू इक्वेशंस, ऑब्वियसली न्यू नहीं है, ये 2019-20 से ही चल रहा है। तो आई होप सर ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अब मैं आप लोगों को जो रजिस्ट्रेशन के बारे में कहना मतलब बोलूंगा सर, उसके बारे में आपको बस 2 पॉइंट बताऊंगा कि डिफरेंट थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर वेरियस स्टेट्स एंड यूटीज। अलग अलग स्टेट्स के लिए, यूटीज के लिए अलग अलग लिमिट बोला है रजिस्ट्रेशन का, depending upon the fact whether the supplier is engaged exclusively on supply of goods or exclusively in supply of service, और सर्विस पर मतलब बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों का सप्लाई करता है। अगर आप गुड्स या सर्विस का बिजनेस करते हो तो आपका कुछ लिमिटेशंस है, जिस लिमिट क्रॉस करने से ही या फिर लिमिट तक पहुंचने ही आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए जीएसटी में, ठीक है? ऐसे तो ये सब बेसिक बातें मैं पहले भी थोड़ा बहुत करके रखा, बट फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ सर कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप नॉर्थ ईस्ट में हो, अगर आप मणिपुर में हो, जैसे अपना ज्योति है यहाँ पर, मिजोरम से हो, नागालैंड से हो, त्रिपुरा से हो, तो आपके लिए लिमिट है सर 10 लाख का, स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 10 लाख फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विस। अगर आप स्टेट विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख और बोथ, मतलब अगर आप अरुणाचल में हो, अगर मेघालय में हो, अच्छा एक बात सर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर अरुणाचल को नहीं लिया गया, हाँ, मतलब ये जो 4 स्टेट है यहाँ पर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें अरुणाचल और आसाम नहीं है, वो भी नॉर्थ ईस्ट में आता है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि नॉर्थ ईस्टर्न सभी स्टेट में 10 लाख लगता है, अरुणाचल और आसाम इसके अंदर नहीं है सर, ठीक है? मेघालय भी नहीं है, ठीक है? तो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, इनके लिए 20 लाख का लिमिटेशंस रखा गया है, गुड्स एंड सर्विस बोथ। सिक्किम के लिए भी 20 लाख, उत्तराखंड 20 लाख, मैक्सिमम पहाड़ी एरिया दिख रहा है यहाँ पर, पुडुचेरी जो साउथ में है, तेलंगाना ये भी साउथ में है। अच्छा, स्टेट्स विथ थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ 20 लाख फॉर गुड्स सर्विसेज एंड 40 लाख फॉर गुड्स, गुड्स के लिए 20 लाख और गुड्स के लिए 40 लाख एंड सर्विसेज के लिए 20 लाख। ऐसे स्टेट्स कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर, आसाम, हिमाचल, और बाकी जो स्टेट्स के बारे में मैंने यहाँ पर लिखा है, मतलब यहाँ पर नोट्स में नहीं है, वो बाकी सारा स्टेट में गुड्स के लिए अगर आपका बिजनेस 40 लाख क्रॉस करता है, 40 लाख तक पहुंच जाते हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। और अगर आप सर्विसेज बेचते हो तो 20 लाख का सर्विस अगर एनुअली होता है तो फिर आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए। ये है थ्रेशोल्ड लिमिट। अब ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, गवर्नमेंट का अपना कुछ सिस्टम है जिसके ऊपर बेस करके गवर्नमेंट ने लोकल एरिया के बेसिस में ये बनाया है सर। अब बाकी चर्चा, इसमें और भी चर्चा रहेगा सर, जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे चर्चा जारी रहेगा, बट नॉट नाउ, जब हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स चैप्टर करेंगे, ठीक है? आएगा सर, आएगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का भी टाइम आएगा, जैसे होता है ना अपना टाइम आएगा, इसका भी अपना टाइम आ जाएगा। तो अभी फिलहाल बेसिक्स में इतना याद रखो सर, ठीक है? अच्छा, रजिस्ट्रेशन के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक बार कॉम्पोजिशन के बारे में भी बात कर लेना चाहिए। सर ये कॉम्पोजिशन कौन है?
कॉम्पोजिशन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो ये एक्चुअली स्मॉल टैक्स पेयर्स के लिए है। एक बार याद दिला दूं आप लोगों को, स्मॉल टैक्स पेयर्स मतलब जो रेगुलर बेसिस में जीएसटी नहीं देना चाहता, उसके लिए एक एनुअल सिंगल फ्रेम नेटवर्क बनाए थे इनके लिए। इन जीएसटी रिजिम that is CGST, SGST, UTGST for intrastate supplies and IGST for interstate supplies is payable by every taxable person। जिनको ऐसा लग रहा है कि ये सर CGST क्या है, SGST क्या है, ये सब आजकल बहुत कॉमन टर्म है, जैसे नील को शायद फील हो सकता है कि नील कि CGST, SGST, UTGST these are very common term in today's world। तो मैं बस तेरे को इतना बोलूंगा कि हम लोग का जो प्रीवियस 2 क्लासेस है एक बार वो सुन ले, तो फिर ये CGST, SGST, UTGST ये टर्म तेरे को नया नहीं लगेगा, ठीक है। और IGST अपना जो है इंटर स्टेट में, मतलब जब स्टेट बदल जाते हैं तो उसमें IGST चार्ज होता है। ये सब हम लोग प्रीवियस क्लासेस में चर्चा करके आए हैं। यहाँ पर बात ये है सर, ये जो CGST, SGST, UTGST या IGST is payable by every taxable person and in this regard provision have been prescribed in the law। However, for providing relief to small businesses, अगर स्मॉल बिजनेस को थोड़ा रिलीफ दिया गया, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स चर्चा होगा बट नॉट नाउ, बट फिर भी बेसिक्स में थोड़ा जान के रखो कि कॉम्पोजिशन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस प्राइमरीली मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स ऑफ फूड आर्टिकल्स, ट्रेडर्स एटसेट्रा मेकिंग इंट्रास्टेट सप्लाईज, मतलब जो लोग नॉर्मली एक ही स्टेट के अंदर बिजनेस करता है। ये भी बात थोड़ा दिमाग में रखिएगा। हाँ, जो स्टेट के अंदर ही बिजनेस करता है इसके लिए भी, अच्छा जरूरी नहीं कि मतलब जो सेम स्टेट के अंदर ही बिजनेस करता है, कभी स्टेट चेंज नहीं करता, वो सभी बिजनेसेस स्मॉल बिजनेसेस होगा, ये नेसेसरी नहीं है। बट फिर भी कॉम्पोजिशन स्कीम स्मॉल बिजनेसेस और जो इंट्रा स्टेट के अंदर है, मतलब वेस्ट बंगाल में बिजनेस करता है तो वेस्ट बंगाल में ही बिजनेस करता है, वो स्टेट चेंज करके बिजनेस करने नहीं जाता। मणिपुर में है तो सिर्फ उनका दुकान मणिपुर में ही चलता है, ठीक है, बड़ा भी होगा तो फिर वो अलग बात। बट अगर नॉर्मली ऐसा बोला गया है कि कॉम्पोजिशन स्कीम उनके लिए, A simpler method of paying taxes is prescribed, मंथली रिटर्न नहीं, क्वार्टरली रिटर्न नहीं, एक एनुअल रिटर्न, वो भी एक सिंगल टैक्स रेट उनके लिए लागू होता है, ठीक है। Prescribed to known as composition levy. The scope of this scheme has been extended to small service providers also. Even small service providers के लिए भी composition levy चालू हो चुका है। तो अगर आप GST स्कीम में आना चाहते हो बट कंप्लीटली लेवल पे नहीं, रेगुलर लेवल पे नहीं, तो स्मॉल बिजनेसमैन के लिए ये कॉम्पोजिशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के जो सुविधाएं होता है जीएसटी का, मतलब जीएसटी देने से गवर्नमेंट आपको हमेशा क्या मानेगा, एक नेक बंदा मानेगा कि भाई ये बंदा बिजनेस करता है और हमें टैक्स भी देता है। आप बात समझ रहे हो ना, ये इंसान बिजनेस करता है, गवर्नमेंट को टैक्स भी देता है। लेकिन आप बड़े लेवल में, रेगुलर लेवल में टैक्स नहीं देना चाहते, तो इन दैट केस गवर्नमेंट आपको बोल रहा है कोई बात नहीं बेटा, आप कॉम्पोजिशन में आ जाओ। तो इसमें हम आपको देखते भी रहेंगे अगर आपका बिजनेस बढ़ भी जाता है फ्यूचर में। हाँ, एक बात है सर, कॉम्पोजिशन वाले को ना आईटीसी नहीं मिलता, ये इनका एक प्रॉब्लम है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम है बट कोई कुछ कॉम्पोजिशन बोलते, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देख नॉर्मली क्या होता है ना, एक होता है रेगुलर स्कीम, जैसे इसके बारे में मैं बाद में चर्चा करता। जैसे लास्ट क्लास में जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को करा रहा था, ठीक है, वो क्वेश्चन जो था वो रेगुलर स्कीम वालों के लिए था, ठीक है। रेगुलर में आप इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट, ये दोनों स्कीम में इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट आप जैसे जैसे बिजनेस करते हो उसके हिसाब से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, ठीक है। जो मंथली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना पड़ता है, ठीक है। बट कॉम्पोजिशन वालों के लिए ऐसी कोई बात नहीं होता सर, इनके लिए वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रह सकता है। कॉम्पोजिशन मतलब उनका एक ओवरऑल एवरेज करके एनुअल बेसिस में वो गवर्नमेंट के घर में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ, से फॉर एग्जांपल 5% का जीएसटी पे कर देगा, ठीक है। मैं बाद में इसका चर्चा करूंगा नील, बस इतना समझ ले कि दिस इज फॉर स्मॉल बिजनेसेस जिसको रेगुलर बेसिस में जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करना होता है। नॉर्मली जो लोग रेगुलर रिटर्न फाइल करते हैं ना, उनको मंथली रिटर्न फाइल करना होता है, क्वार्टर बेसिस में रिटर्न फाइल करना होता है। बट कॉम्पोजिशन वालों के लिए इतना सारा रूल्स नहीं है, ठीक है। वो जस्ट एनुअल बेसिस में बिजनेस करेगा और एक सर्टेन टाइम पे वो कॉम्पोजिशन के ऊपर पे क्या करेगा सर, गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। डोंट वरी सर, कॉम्पोजिशन में बस इतनी बात नहीं होगा, और भी बातें होंगे, ये भी डिटेल्स चर्चा रहेगा। बेसिक है ना सर, मैं बेसिक्स में बस पॉइंट को टच कर रहा हूँ ताकि मैं आपको ये समझा पाऊं कि अल्टीमेटली ये जीएसटी के अंदर करना क्या है। पढ़ना बहुत कुछ है, अंदर से समझना बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसका भी डिटेल्स आगे रहेगा सर, ठीक है। तो तभी मैं डिटेल्स में बात करूंगा कॉम्पोजिशन के बारे में। फिलहाल इतना समझ के चलो कि भाई ये स्मॉल बिजनेसेस के लिए लगता है, रेगुलर नहीं है। कॉम्पोजिशन मतलब वो रेगुलर जीएसटी टैक्स पेयर्स नहीं है, ये जान के चलो सर, नॉट रेगुलर। हाँ, रेगुलर वाला नहीं है वो, ठीक है। इनका भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ बेनिफिट भी है, ठीक है। कुछ बेनिफिट भी है, कुछ लिमिटेशंस भी है, बट ये सब बात आगे करेंगे सर जब मैं
कॉम्पोजिशन स्कीम का चैप्टर्स में आऊंगा तो उसमें मैं जरूर बात करूंगा, ठीक है। ऐसे तो ये सप्लाई वगैरह में आ जाएगा सर, नेक्स्ट चैप्टर में मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा, सो वेट करना सर थोड़ा सा। अच्छा, कुछ लोगों को एग्जेम्पशंस मिलता है, जीएसटी देना नहीं पड़ेगा, तो इनका एक पूरा लंबा लिस्ट है सर एग्जेम्पशंस फ्रॉम जीएसटी का, बड़ा लंबा लिस्ट है, ठीक है। ये भी मजा आने वाला है, आपको भी बहुत प्रैक्टिकल समझने का आएगा। मतलब क्या सभी बिजनेस को जीएसटी देना पड़ता है? Apart from providing relief to small scale business, the law also contains provisions for granting exemptions from payment of tax on essential goods। जैसे जो लोग मार्केट में सब्जी का बिजनेस करते हैं, वो भी नॉन पैकेज ना, अरे कुछ कुछ शॉपिंग मॉल वगैरह में पैकेज करके सब्जी बिकता है ना, वैसा वाला नहीं, उसमें जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तो लेकिन जो नॉन पैकेज है नॉर्मली, ठीक है, पैकेज प्रोडक्ट में जैसे मानो आप चाल लो, आटा लो, गेहूं लो, व्हाटएवर, पैकेज प्रोडक्ट में जीएसटी लग जाता है। बट अगर आप नॉन पैकेज वाला लो ना, ऐसे दुकान में जाके बोलो कि दादा मेरे को 1 किलो आटा दे दो, 1 किलो चावल दे दो, उसमें जीएसटी नहीं लगाता है सर। आपको बात समझ में आ रहा है सर? हाँ, अब नॉर्मल किराने दुकान में, मतलब ग्रोसरी स्टोर में जाके उसको बोलोगे ना, वो ओल्ड स्टाइल में ठोंगा में भर के देता है। आप लोग ऐसे शॉपिंग किए हो क्या किसी ने भी? हाँ, आजकल तो सबको शॉपिंग मॉल याद आता है, ओल्ड किराना स्टोर जहां पर जाने से आपको कैसे दुकान में दिखता देता है सर। हाँ सर, मैं अभी भी कभी कभी मैं नॉर्मल दुकान में जाता हूँ, उन पे जाके मेरा ग्रोसरी स्टोर में कभी कभी ऑनलाइन में भी ऑर्डर करता हूँ, जब मुझे एकदम टाइम नहीं मिलता, क्लास का प्रेशर ज़्यादा होता है, तो तब मैं ऑनलाइन में कर देता हूँ। थोड़ा दाम ज़्यादा होता है, बहुत खराब लगता है इतना दाम देने के लिए। अरे बाप रे, ओल्ड किराना शॉप, उसमें क्या करता है वो, पुराने टाइप का क्या होता है सर उसके अंदर, पुराना टाइप का वो क्या बोलते हैं उसको, जिससे वो मेजर करते हैं, मेजरिंग स्केल, हाँ ऐसा टाइप का। हाँ ये देखो, देख रहे हैं सर आप लोग, ओल्ड टाइप का मेजरिंग स्केल है, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं दाढ़ी पाल्ला। हाँ सर, देखो बोरा में सब चाल आटा रखा हुआ है, ठीक है, अभी भी दिखता है, बहुत जगह में है अभी भी, ठीक है। इनके पास जाओ, ठोगा में भर के दे देगा। जीएसटी लगेगा क्या? नहीं रे सर, कोई जीएसटी इन पे नहीं है। लेकिन जब भी आपको पैकेज में बेचेगा ना, लाइक शॉपिंग मॉल टाइप्स, ठीक है, तब जीएसटी आ जाएगा उसमें, ठीक है। तो ये सब कुछ बाइफर्केशंस है, वो भी सीखने को मिलेगा सर, मजा आएगा। एग्जेम्पशंस का बड़ा लंबा लिस्ट, हाँ, कि किसमें जीएसटी है किसमें जीएसटी नहीं है, कोई एक ये सिर्फ किराने वाला बात नहीं है, और भी बहुत सारे बातें हैं उसके अंदर, एग्जेम्पशंस के लिस्ट पे लंबा लिस्ट है, तो डोंट वरी, मजा आएगा सर। अच्छा, सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट, ये जीएसटी का एक बहुत अच्छा बात है कि आईटीसी का जो फ्लो होता है, जो बहुत ही सीमलेस फ्लो है, जो पुराने वैट में नहीं हुआ करता था, पुराना वैट में नहीं हुआ करता था। क्वेश्चन तो हम लोगों ने कर लिया सर, जिनने को लिए लास्ट क्लास मिस किया, मैं उनको प्लीज एक बार रिकमेंड करूंगा, आप लोग ऑब्वियसली लास्ट वाला क्लास, और जिनका और उसके पिछले वाला क्लास भी मिस है, 2 क्लासेस होगा, प्लीज एक बार कर लेना सर। आपको जीएसटी रिलेटेड जो कैलकुलेशंस है उसका एक पूरा आइडिया आ जाएगा सर, उसका आइडिया पूरा जेन्युइनली आ जाएगा, इसमें तो एकदम गारंटी है। लेकिन अब क्या बताओगे सर? सर ज्यादा कुछ नहीं बताना है, मैं आपको अभी जीएसटी कॉमन पोर्टल के बारे में बताऊंगा। जीएसटी कॉमन पोर्टल, अगर आप लोग लास्ट दिन का क्वेश्चन याद है आप लोगों को, तो लास्ट दिन के क्वेश्चन में, मतलब लास्ट वीक वाला जो क्लास था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कौन से गवर्नमेंट को कितना मिल रहा है। ये देखो सर, ये स्टेटमेंट आपके सामने है सर, आप देख सकते हो, यही वाला क्वेश्चन था, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ये क्वेश्चन मैंने लास्ट वीक करवाया था, ठीक है। तो अगर आप लास्ट वीक वाला क्लास एक बार देख लोगे ना, आप लोगों को याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट था कि स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जीएसटी से एक्चुअली गवर्नमेंट को अर्निंग होता है, ये तो आप लोग भी जानते हो सर। अरे जीएसटी से गवर्नमेंट को अर्निंग होता है ना, इसीलिए तो जीएसटी लेते हैं गवर्नमेंट। Yes. और क्या रीजन है? जीएसटी कलेक्ट करने के पीछे गवर्नमेंट का क्या क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है, सिंपल सा रीजन है उसका कि भाई मेरे को पैसा चाहिए, इतना बड़ा देश को चलाना है तो मुझे पैसा चाहिए। गवर्नमेंट का मनी पाइपलाइन मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता रहता हूँ, मैं हमेशा आप लोगों को दिखाता रहता हूँ कि गवर्नमेंट को चाहिए पैसा, और इस पैसा को कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट आपसे अलग अलग टैक्स लेते हैं, जिनमें से गवर्नमेंट अगर 33.5 ट्रिलियन टैक्स कलेक्ट करता है, ये 1920 का लास्ट डेटा है मेरे पास, ये मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइट से ही निकाला था। 33.5 ट्रिलियन का अगर गवर्नमेंट को रिसिप्ट होता है, और उसमें से 6.5 ट्रिलियन अगर गवर्नमेंट स्टेट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को ट्रांसफर करता है, तो सेंट्रल के पास 27 ट्रिलियन होता है। अब 1 ट्रिलियन का मतलब होता है 1 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, 1 लाख करोड़ रुपीज। नाउ व्हाट इज द पॉइंट सर? सर पॉइंट यही है कि 33.5 ट्रिलियन कलेक्ट करने के लिए इतना पैसा सरकार को चाहिए सर। ये देखो सर,
टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, डेब्ट रिसीव, नॉन डेब्ट रिसीव। तो इसमें ये एरिया देखो सर, जो ब्लू एरिया है, हाँ सर, ये ब्लू एरिया है गवर्नमेंट का पैसा का सबसे बड़ा सोर्स। गवर्नमेंट को जो पैसा आता है, रोजगार जो गवर्नमेंट करता है देश को चलाने के लिए, उसके सबसे बड़ा सोर्स है टैक्स। और उस टैक्स के अंदर ये ओवरऑल है टैक्स, मतलब टैक्स रेवेन्यू, और उसके अंदर सबसे बड़ा सोर्स में से एक है जीएसटी। 6.1 ट्रिलियन, 33.5 ट्रिलियन में से सिर्फ 6.1 ट्रिलियन ही आता है जीएसटी से। कैन यू इमेजिन सर कि जीएसटी गवर्नमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? अरे वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सर, मतलब जितना भेरी लगा दो उतना कम पड़ जाए, ऐसा भेरी है, ठीक है। जितना भेरी लगा दो कम पड़ जाए, इतना भेरी इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए जीएसटी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या क्या नहीं करना चाहेगा, ठीक है, क्या क्या नहीं करना चाहेगा। तो सर कहना क्या चाहते हो? सर कहने का मतलब बहुत सिंपल है तो हमारा दो ही गवर्नमेंट, एक है सेंट्रल, दूसरा है स्टेट। लास्ट दिन का स्टेटमेंट से हमें ये पता चला था, पूरा का पूरा क्वेश्चंस करने के बाद लास्ट में ये देखने को मिला था, जो लोग लास्ट क्लास में थे वो लोग इजी कनेक्ट कर सकते हो। हमें पता ये चला था सर, सेंट्रल गवर्नमेंट को 1296 रुपीज का टैक्स मिला है, मतलब जीएसटी मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये है आपका महाराष्ट्र, और ये है हमारा वेस्ट बंगाल। तो लास्ट दिन का जो क्वेश्चन था उसके हिसाब से हम लोगों ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिला है सर? 1296 का। स्टेट गवर्नमेंट महाराष्ट्र को मिला था 1296 का, और वेस्ट बंगाल को मिला था, बट क्रेडिट ट्रांसफर करने के बाद उसके पास लास्ट में और कुछ नहीं हुआ था, एंड ईयर मतलब पूरा का पूरा ओवरऑल ट्रांजैक्शन के बाद इसका टैक्स कलेक्शन नील था, ठीक है। ऐसे बीच में मिला था एक बार, ठीक है, लेकिन वो भी ट्रांसफर हो गया, क्रेडिट ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। जो लोग लास्ट क्लास में थे उनको याद जरूर है। क्या रे, याद है कि नहीं है, या फिर मैं ही बोले जा रहा हूँ याद है बोल के? याद है या नहीं, बोलो ना सर। हाँ सर। ठीक है, तो सेंट्रल को 1296, महाराष्ट्र को 1296, एंड वेस्ट बंगाल को कोई टैक्स इसमें कलेक्शन नहीं हुआ था। नाउ द बिग फैक्ट इज व्हाट? सबसे बड़ा फैक्ट यहाँ पर है सर, ये जो पूरा का पूरा कलेक्शन का हिसाब आप देख रहे हो ना, ये तो बाय मैथमेटिक्स में हो गया। आप लोग बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स किए, आपको कैलकुलेशन पता चल गया, बट रियल लाइफ में ये होता कहाँ है, किस तरह से इसका हिसाब मिलता है? इसके लिए आपके लिए लाया गया है सर जीएसटी कॉमन पोर्टल। आम आदमी के लिए ही है, गवर्नमेंट ने बनाया है, बट गवर्नमेंट को मिलेगा इसलिए गवर्नमेंट ने बनाया है, ठीक है। तो ये रिसेंट ट्रेंड में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है गवर्नमेंट का, जो पुराने टैक्स सिस्टम पे, इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम पे नहीं था। जीएसटी कॉमन पोर्टल। नाउ व्हाट इज दिस जीएसटी कॉमन पोर्टल? बिफोर जीएसटी, सिंस सेंट्रल एंड स्टेट इंडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज, बहुत कुछ हुआ करता था सर, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, मतलब खत्म नहीं होता, इतना सारा टैक्स हुआ करता था इंडायरेक्ट टैक्स में। मैं वो भी आप लोगों को आज एक बार फिर से रिकॉल कराऊंगा कि कितना कौन सा इंडायरेक्ट टैक्स कन्वर्ट होके जीएसटी बना है, वो भी मैं आज आप लोगों को फिर से एक बार बताऊंगा, ठीक है। नाउ पॉइंट इज दैट कि सर, अच्छा एक बार मैं अभी बता देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर होगा शायद लिस्ट, एक लंबा लिस्ट है, ये देखो सर, आप देखोगे ना आपका दिमाग खराब भी हो सकता है कि पहले का सिस्टम में कितना कॉम्प्लेक्सिटीज हो सकता था या होता था। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ टैक्सेस था और ये स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेस था, जिसको मार्च करके जीएसटी बनाया गया। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है सर? हाँ सर, क्या आप लोग स्क्रीन में कुछ देख पा रहे हो क्या? नहीं, यस सर। मतलब जीएसटी आने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट कितना सारा टैक्स डिपार्टमेंट संभालता था इंडायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, और स्टेट गवर्नमेंट कितना सारा टैक्स डिपार्टमेंट के थ्रू से इनकम करता था। लिस्ट देखो, उनमें से कुछ मेजर है, कुछ माइनर है, बट था तो सही ना। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो था, अभी भी है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी। ये बहुत बड़ा एक डिपार्टमेंट अभी भी कुछ एरिया में अभी भी काम करता है। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एंड स्पेशल काउंटर वेलिंग ड्यूटी कस्टम्स में यूज होता है। सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। इतना सारा चीजें सेंट्रल टैक्सेस था जो जीएसटी में कन्वर्ट हुआ है। स्टेट टैक्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस, सेस का मतलब भी टैक्स होता है, सरचार्ज का मतलब एक्स्ट्रा टैक्स होता है,
स्टेट सरचार्जेस एंड सेसेस इन सो फar एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब जब जब गवर्नमेंट को लगता था कि कलेक्शन कम हो रहा है तो सरचार्ज लगा देता था। आप समझ रहे हो सर? जब जब गवर्नमेंट को किसी जगह में ऐसा लगता है कि भाई टैक्स कलेक्शन कम हो गया है, पैसा का कमती पड़ रहा है, तो वो सरचार्ज लगा देता है, एक्स्ट्रा सेस लगा देता है, ठीक है। तो उसको स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस सेम टू सेम सेंट्रल का भी था। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय लोकल बॉडी। सर लोकल बॉडी मतलब म्यूनिसिपल वगैरह में जो एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह वो अलग नहीं, ये एक स्टेट लेवल एंटरटेनमेंट टैक्स। टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग। लॉटरी का टैक्स, बेटिंग का टैक्स, गैम्बलिंग का टैक्स। एंट्री टैक्स, ऑल फॉर्म्स एंड परचेज टैक्स, ठीक है। मतलब जैसे आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एंट्री लेते हो तो वो बॉर्डर में एंट्री टैक्स दिया जाता था, परचेज टैक्स भी दिया जाता था। वैट एंड सेल्स टैक्स, ये तो सबसे मेजर था, वैट और सेल टैक्स। लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये स्टेट के अंदर होता था। इतना सारा टैक्स को कन्वर्ट कर दिया गया जीएसटी के अंदर। मतलब सर आप समझ सकते हो कितना सारा डिपार्टमेंट एक साथ मिलके काम कर, मतलब मिलके तो काम करना नामुमकिन था। और हर केस में बिजनेस को भी कितना सारा डिपार्टमेंट फॉलो करना पड़ता था। हाँ सर, आप लोग लंबा लिस्ट देखा कि नहीं देखा? क्या रे? बोलो सर बोलो, आप लोगों का हाँ ना इम्पोर्टेंट है। किसी का भी आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप लोग कनेक्टेड हो सर? Yes, sir. ओके सर, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि इतना सारा टैक्स को जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो जीएसटी में कन्वर्ट कर दिया, बहुत अच्छा बात है, बट इसमें जीएसटी पोर्टल का भी एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है, ठीक है। जीएसटी कॉमन पोर्टल का भी एक बहुत बड़ा रोल प्लेइंग है। जीएसटी कॉमन पोर्टल ने क्या किया सर, मतलब इंडायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन वर्कड अंडर डिफरेंट लॉज, सबका अलग अलग रूल्स था, रेगुलेशंस, प्रोसीडियर्स, फॉर्मेट्स, देयर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इनपुट क्रेडिट या इंडायरेक्ट टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सिस्टम आर आल्सो इंडिपेंडेंट। सबका अपना अपना आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब ये आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, सबका अलग अलग आईटी स्ट्रक्चर था। सिस्टम्स आर आल्सो इंडिपेंडेंट, सबका सिस्टम भी अलग होता था, सबका सर्वर अलग होता था। इंटीग्रेटिंग देम फॉर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन वाज कॉम्प्लेक्स। इतना सारा डिपार्टमेंट को बंद करके एक डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करना कोई मामूली बात नहीं था। इट्स नॉट एन इजी टास्क। It required integrating the entire indirect tax ecosystem so as to bring all the tax administrations, that is center, state and union territories, to the same level of IT maturity. सबको same level of information technology के लाना है with uniform formats and interfaces। मतलब जिसका एक ही साइट होगा, एक ही फॉर्मेट होगा for taxpayers and other external stakeholders, सभी के लिए सेम फॉर्मेट फॉलो होगा। इतना सारा डिपार्टमेंट को एक करके, मजाक तो नहीं लग रहा है मुझे भी, ठीक है, मजाक एकदम नहीं है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग और मतलब टफ जॉब था ये। बिसाइड जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, द इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स, मतलब जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट, लाइक वेस्ट बंगाल टू दिल्ली या वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, हरियाणा, जहां भी जाना चाहते हो चले जाओ सर। इंटर स्टेट ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसमें आईजीएसटी लगता है। इसमें रोबस्ट सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है, बिकॉज स्टेट टू स्टेट चेंज होता है, तो इन डेस्टिनेशन बेस्ड है। गुड्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, किसको टैक्स कलेक्शन होगा, ये एक बहुत टफ काम था। सेम स्टेट के अंदर होता है, प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो सर ये बात समझना बहुत ही आसान है। आप एक बार सोचो कि आप वेस्ट बंगाल के अंदर हो, इफ यू आर इन बिटवीन वेस्ट बंगाल, अगर आपका बिजनेस है फ्रॉम कोलकाता टू कल्याणी, कोलकाता टू कृष्णनगर, कोलकाता टू बर्धमान, अगर आप कोलकाता टू मेदिनीपुर, खड़गपुर, ठीक है, तो अगर आपका बिजनेस इस लेवल में चल रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है? बिजनेस इधर से कोलकाता से मेदिनीपुर में हो, कोलकाता से खड़गपुर में हो, कोलकाता से बर्धमान में हो, क्या फर्क पड़ता है? कलेक्शन तो ममता दीदी को ही होना है, मतलब स्टेट सीएम को मिलेगा जो स्टेट में रहेगा, ठीक है। तो इंटर स्टेट लेवल में सेटलमेंट में प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तो तब होता है जब स्टेट चेंज होकर प्रोडक्ट का ट्रांसफर होता है या सर्विस का ट्रांसफर होता है। से फॉर एग्जाम्पल जब कोलकाता से प्रोडक्ट या सर्विसेज पहुंचते हैं किसी दूसरे स्टेट में, से फॉर एग्जांपल बिहार पहुंचता है, से फॉर एग्जांपल ओडिशा पहुंचता है, जब चेंज हो जाता है, अगर ओडिशा पहुंचता है तो स्टेट चेंज हो जाता है। अब सवाल यही है कि इसमें टैक्स कलेक्शन कौन करेगा? जैसे पहले सिस्टम ये होता था
जहां से प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता था, मतलब जहां से इसका स्टार्टिंग होता था उस स्टेट्स को मिलता था। लेकिन अभी चेंजेस हो गया कि डेस्टिनेशन बेस्ड, जिस स्टेट्स के पास जा रहा है वो स्टेट कलेक्ट करेगा। ये जीएसटी का सबसे बड़ा चेंजेस है, ठीक है, वन ऑफ द बिग चेंजेस अंडर जीएसटी, ये डेस्टिनेशन बेस्ड है। लेकिन सर ये बोलना आसान है, बट इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सेटल करना, इसके लिए जो मैकेनिज्म क्रिएट करना, ये इतना आसान काम नहीं था। ए कॉमन पोर्टल वाज नीडेड व्हिच कुड एक्ट एज ए क्लियरिंग हाउस। एक ऐसा पोर्टल का भी जरूरत था जो क्लियरिंग हाउस का काम करेगा एंड वेरीफाई द क्लेम्स एंड इन्फॉर्म दिस रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स टू ट्रांसफर द फंड्स। मतलब वेस्ट बंगाल को बोलेगा भाई फंड ट्रांसफर करो ओडिशा को, ओडिशा को बोलेगा फंड ट्रांसफर करो महाराष्ट्र को, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई मैं फंड ट्रांसफर करता हूँ रेस्पेक्टिव स्टेट्स में। जब जब इनपुट क्रेडिट क्लेम क्रिएट होता है तो क्रेडिट ट्रांसफर करना पड़ता है। लास्ट दिन का सम्स में मैंने बताया था आप लोगों को, क्या रे फंड ट्रांसफर का किस्सा याद है क्या? लास्ट दिन के क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझाया गया था सर आप लोगों को क्वेश्चंस में कि जब वेस्ट बंगाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने क्रेडिट ट्रांसफर किया महाराष्ट्र को, है ना, तो क्रेडिट ट्रांसफर जब भी करता है तो उसमें हर एक गवर्नमेंट के पास एक सिमिलर काइंड ऑफ आईटी प्लेटफॉर्म होना चाहिए और सबके पास सिमिलर काइंड ऑफ प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। लास्ट दिन का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। दिस वाज पॉसिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये सारा का सारा काम पॉसिबल तभी हो सकता है जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जबरदस्त लेवल में हो, मतलब हाई क्लास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए सर, हाई क्लास। जैसे कि अगर मैं साइट में लेके चलूँ आप लोगों को पोर्टल में, तो जस्ट टाइप करो जीएसटी कॉमन पोर्टल तो आपको दिख जाएगा। आजकल डायरेक्ट नहीं आ रहा है, अच्छा आ गया सर, यही है, ये रहा जीएसटी कॉमन पोर्टल। यही वाला इमेज दिख रहा था ना आप लोगों को मैट के अंदर भी, हाँ देखो तो यही वाला इमेज था, मुझे भी यही लग रहा है, ये देखो यही इमेज है। तो दिस इज जीएसटी कॉमन पोर्टल। अब ये कॉमन पोर्टल के अंदर आपको सारा का सारा काम हो जाता है, आपका सारा का सारा काम जो आपको करना है। क्या क्या सर्विसेज आपको मिल सकता है, लुक हियर, रजिस्ट्रेशन करना है, न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना है, एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक करना है, जस्ट लाइक आप लोग जैसे इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन करते हो वैसा ही इंस्टीट्यूट का आईसीएसआई का अपनी तरह, आईसीएआई का अपना, आईसीएमएआई का अपना, ठीक है। अच्छा, पेमेंट, जब आपको जीएसटी पेमेंट करना हो, चालान क्रिएट करना, ग्रीवेंस क्रिएट करना, पेमेंट स्टेटस क्रैक करना, यूजर सर्विस में HSN कोड, इसके बारे में मैंने आप लोगों को बताऊंगा सर। हार्मोनाइज सिस्टम नोमेनक्लेचर एक कोड होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में काम आता है, आई विल डिस्कस लेटर। जो लोग कर चुके हो उनको समझ में आ गया HSN क्या है। जनरेट यूजर आईडी एंड अनरजिस्टर्ड एप्लीकेंट, ठीक है। अच्छा, रिफंड क्रिएट करना, यूएबल सिस्टम, रास्ते में जब गाड़ी जाता है ना उसको यूएबल जनरेट करना पड़ता है, ठीक है, रास्ते में जाने के लिए उसमें गाड़ी को ट्रैक करना, क्या प्रोडक्ट है क्या सामान है उसको ट्रैक करना, बहुत एक ट्रांसपेरेंसी आ गया है बिजनेस में, ठीक है। अच्छा, आप टैक्स पेयर्स को सर्च कर सकते हो और टैक्स कंसल्टेंट को भी, जीएसटी प्रैक्टिशनर्स को भी रजिस्टर करना पड़ता है, और जिसका जीएसटी टैक्स पेमेंट होता है बिजनेसमैन उसको भी रजिस्टर करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों पॉइंट है, एक फाइंड ए जीएसटी प्रैक्टिशनर और दूसरा फाइंड ए टैक्स पेयर्स। फिर यहाँ पर सर अलग अलग फॉर्म का लिस्ट दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना, अलग अलग फॉर्म, जीएसटीआर 3B1, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 6, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 5A, ठीक है, जीएसटीआर 7, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है ये भी आप लोगों को पता चलेगा आगे आगे, है ना, कौन से फॉर्म में कौन क्या काम करता है और कौन सा फॉर्म क्या काम में जरूरत पड़ता है, उसका भी सब आपको चलेगा। अगर आप थोड़ा पढ़ाई भी करना चाहते हो, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। ये देखो एजुकेशन भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये देखो क्या क्वेश्चन है आपको यहाँ पर, टू ऑप्ट कॉम्पोजिशन स्कीम, हाउ टू ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन स्कीम। अभी मैं 2 मिनट पहले आपको कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात कर रहा था, है ना सर, नील पूछ रहा था ना सर कि कॉम्पोजिशन स्कीम क्या है। ये देख जीएसटी के साइट में जा, यहाँ पर भी लिखा है, you can opt for composition levy under GST if you are a regular taxpayer with an aggregate annual domestic PAN-based turnover as specified from time to time. However, you cannot opt for the composition levy if you are any supply of goods which are not liable to tax under GST under this act. Interstate outward supplies, अगर आप स्टेट चेंज करके करते हो तो कॉम्पोजिशन आपके लिए नहीं है। सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अगर आप ऑनलाइन में कुछ सेल करते हो अंडर सेक्शन 52 तो आपको कॉम्पोजिशन नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, casual dealer, non-resident foreign taxpayers, person registered in ISD, input service distributor, a person registered as TDS deductor or tax collector. Don't worry sir, ये जितना पॉइंट मैं बात कर रहा हूँ ना ये सभी पॉइंट आप लोग आगे आगे सीखोगे सर, ठीक है। तो ये कौन है ISD, कौन है TDS डिडक्टर, कौन है फॉरेन टैक्स पेयर्स,
ठीक है, नॉन रेजिडेंट फॉरेन टैक्स पेयर्स, सभी चीजें डिस्कस करूंगा सर, ठीक है। ऐसे आप अपने नॉलेज को एनहांस करने के लिए, नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए ऐसे ये सब चीजें पढ़ सकते हो सर, नो प्रॉब्लम इज देयर, ठीक है। सोर्स भी बता दे रहा हूँ आपको कि कहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये और भी जगह है, नॉट जस्ट ये कंपलसरी विथड्रॉल फ्रॉम इंफॉर्मेशन इंटीमेशन टू स्टॉक डिटेल्स, बहुत जो चाहिए जानना चाहिए आप सारा का सारा चीजें यहाँ पर जानने के लिए यूज कर सकते हो सर। तो ये रहा आपका जीएसटी का पोर्टल। इस पोर्टल में रजिस्टर करने से, लॉगिन करने से आप अकाउंट्स भी चेक कर सकते हो। अगर आप रजिस्टर्ड हो, अगर आप लॉगिन क्रिएट कर लोगे ना, लॉगिन क्रिएट करके आप अपना अकाउंट चेक कर सकते हो, कौन से कहाँ पर कितना क्रेडिट है वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। और जब भी आप क्रेडिट के लिए अप्लाई करते हो कि भाई मेरा क्रेडिट है, क्रेडिट क्या होता है, जो लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास कर चुके हो दे ऑल नो सर हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट। सिंपल बात एक बार याद दिलाता हूँ, सपोज आपने परचेस के टाइम पे 1000 रुपीज का प्रोडक्ट परचेस किया, उसमें आपने 18% का टैक्स दिया, तो कितने का टैक्स दे दिया आपने? हाँ नील, कितने का टैक्स दिया बोल? 1000 का प्रोडक्ट, 18% का जीएसटी, कितना टैक्स दिया? 180, सही बोला ना? 1000 का 18% 180 होता है, तो यस सर 180। अब जब तुम सेल करोगे ना सेम प्रोडक्ट, अब नॉर्मल बायर नहीं हो आप, कस्टमर नहीं हो आप, एंड यूजर नहीं हो, बिजनेसमैन हो, तो इसको सेल करोगे, तो जब इसको प्रोडक्ट को आप सेल करने के लिए सोचते हो तो इसमें थोड़ा प्रॉफिट ऐड कर दो, प्लस कर दो 200 रुपया, तो 1000 का 200 ऐड करके 1200 हो गया। अब 1200 पे क्या करोगे? 1200 पे 18%, एक्चुअली 18% ऐड होगा 1000 के ऊपर ही, ठीक है। तो ये टैक्स पे टैक्स नहीं लगाना है। तो आपका सिस्टम क्या है कि 1000 का 18% जितना होता है वही सिस्टम यहाँ पर भी, तो 1000 पे आपने 200 ऐड किया तो क्या हो गया सर? आपका 1200 हो गया, ठीक है। मतलब कॉन्सेप्ट है कि ये अमाउंट जो है इसके ऊपर चार्ज नहीं होगा, लेकिन वैल्यू एडिशन तो हो सकता है। अच्छा, ये सब लास्ट क्लास में मैं समझाया था, एक बार कर लेना। तो 1200 का 18% सर कितना हो जाता है बोलो तो? 1200 का 18% कितना हो जाता है? 216। 216। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको बोलेगा भाई सेल किया तो टैक्स पे कर, सेल किया तो टैक्स पे करो। तो गवर्नमेंट जब आपको बोलेगा कि भाई 216 रुपीज जमा करो, तो आप क्या बोलोगे कि सर मेरा तो क्रेडिट है आपके पास, कितने का? 180 का, तो 180 माइनस कर लो, दिस इज योर क्रेडिट, आईटीसी है आपका, इनपुट क्रेडिट कहते हैं इसको, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो 216 से 180 माइनस करने से कितना होता है सर? 36 रुपीज। तो नाउ यू विल पे टू द गवर्नमेंट 36 रुपीज। तो गवर्नमेंट कौन सा होगा? डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि स्टेट गवर्नमेंट का, आईजीएसटी है कि एसजीएसटी, यही सब है सर बातें। लेकिन ये सब बातें कहाँ पर मेंटेन होता है? ये सभी बातें मेंटेन होता है जीएसटी कहाँ पर बोलो सर? ये जितना सारा बात मैं आपसे कर रहा हूँ ये कहाँ मेंटेन होता है? जीएसटी पोर्टल पे, है ना, gst.government.in, दिस इज द पोर्टल, इसी में सब कुछ होता है सर। जो करना है जीएसटी में, सिंगल पोर्टल, ऑल ओवर इंडिया, फॉर ऑल द स्टेट्स, फॉर ऑल द यूनियन टेरिटरीज, फॉर ऑल गवर्नमेंट्स। समझ में आ रहा है कुछ? हेलो, क्या रे, समझ आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये देखो सर, however it is important to note that the common GST electronic portal for furnishing electronic waybill, e-waybill.gst.government.in, managed by the National Informatics Centers, Ministry of Electronic and Information Technology, Government of India. E-waybill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. कौन से गुड्स, गाड़ी में कौन सा गुड्स का मूवमेंट हो रहा है ये भी ट्रैक करना आज के डेट में बहुत इजी है, जो जीएसटी पोर्टल के थ्रू से भी मेंटेन किया जाता है। ऐसे तो ई वे बिल का अलग साइट है, बट अगर आप जीएसटी के थ्रू से भी देखना चाहते हो तो उसका भी उपाय है सर। जस्ट विजिट हियर, जीएसटी पोर्टल में सर्विसेज में जाओ, सर्विसेज में जाके सर्विसेज में जाके ई वे बिल, ये मिला ना, ई वे बिल सिस्टम में जाओ। अब जैसे मैंने यूएबल सिस्टम में गया, ठीक है, आपको यहाँ पर क्या बता रहा है सर? क्लिक हियर टू गो टू ई वेबल पोर्टल, ठीक है। तो इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक अलग पोर्टल बना हुआ है, आप वहां पर जा सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर प्रोसीड करता हूँ। ओपन नहीं हो रहा है करंटली,
आई डोंट नो व्हाई, कुछ प्रॉब्लम है, लोड होने में प्रॉब्लम हो रहा है। बट ये अलग पोर्टल एक ओपन हो जाएगा आपके सामने, सीरियसली एक अलग पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा, एक अलग पोर्टल ही आपके सामने ओपन हो जाएगा, e-webel.gst.government.in। उसपे आपको क्या हो जाता है, e-webel में ये इलेक्ट्रॉनिक लेवल में बिल बनाया जाता है, चालान काटा जाता है, जिसमें पूरा का पूरा ट्रैक हो जाता है कि भाई कौन से गाड़ी में क्या है नहीं है, वो गाड़ी कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, इसमें क्या सुविधा हुआ, ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट में गाड़ी चेक किया जाता था ना सर, हेलो, बॉर्डर चेक पोस्ट होता है, हर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब गाड़ी एंट्री लेता है तो हर गवर्नमेंट का एक एंट्री चेक पोस्ट होता है, और वो चेक पोस्ट में आपको ये चिंता करने का जरूरत नहीं है कि भाई क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है। कुछ सस्पेक्टेड हो तो बॉर्डर में चेक जरूर किया जा सकता, बट ये बॉर्डर में ना गाड़ी का लंबा लाइन लगता है चेकिंग का, वो चेकिंग का लाइन भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया सर। मतलब कोई भी गाड़ी इजीली इधर से उधर फ्लो हो सकता है, पूरा का ऑल द स्टेट्स। यही चीज डेवलप किया था सर यूरोपियन यूनियन ने। यूरोपियन यूनियन एक कंटिनेंट होके, इतना बड़ा कंटिनेंट होके, यूरोपियन यूनियन अपने हर एक कंट्रीज में इतना अच्छा टैक्स का मतलब एक सिंगल पोर्टल बना के, सिंगल कॉन्सेप्ट बना के इतना अच्छा फैसिलिटीज किया था कि एक कंट्री से दूसरा कंट्री में गाड़ी का मूवमेंट हो जाता था। अब अभी भी यूरोपियन यूनियन चलता है, एक कंट्री से दूसरा कंट्री में फ्लो हो जाता है, पर समझ में नहीं आता कि आप कंट्री चेंज कर दिए। आपको बात समझ में आ रहा है साहब? अभी यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर नहीं है, यूनाइटेड किंगडम इसके अंदर अभी नहीं है, बिकॉज यूके इससे बाहर चला गया है। ये देख रहे हो ना सर एरिया, यूरोपियन यूनियन का एरिया है, मैक्सिमम यूरोपियन नेशंस का कंट्री इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, अब ये इतना बड़ा कंटिनेंट होके यूरोप, ऐसे यूरोप में सभी एडवांस कंट्रीज है, बट इसीलिए इन्होंने इतना अच्छा डिसीजन ले पाया था कि एक कंट्री से दूसरा जगह में जाना है, इटली से फ्रांस जाना है, फ्रांस से जर्मनी जाना है, फिर जर्मनी से पोलैंड जाना है, इजीली एक कंट्री से दूसरे कंट्री चला जाएगा। और हमारा तो एक ही देश है, हमारा तो एक ही देश है, ट्रांसपोर्टिंग स्मूथ होना चाहिए। ट्रांसपोर्टिंग स्मूथ होगा तो कंट्री को क्या होगा सर, प्रगति मिलेगा, मतलब डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्टर का भी लाभ, जो जिसका बिजनेस है उसका भी प्रॉफिट। ऐसे इंडिया कोई छोटा कंट्री है नहीं, आई अंडरस्टैंड सर। ठीक है, इंडिया कोई छोटा नेशन नहीं है, बड़ा नेशंस में आता है। वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है सर इंडिया, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा कंट्री को मैनेज करना भी इतना आसान नहीं है, बट फिर भी जो काम एक कंटिनेंट होकर यूरोप कर सकता है, वो काम एक कंट्री होकर इंडिया नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ा एक सवाल था, क्या हर बात में बॉर्डर में चेक पोस्ट लगा के झमेला, गाड़ी लंबा लाइन 2 दिन 3 दिन खड़ा है। अगर कभी आप लोगों ने बॉर्डर चेक पोस्ट देखा, आपको पता चलेगा। एक चेक पोस्ट मैं आपको इमेज में दिखा सकता हूँ, मेरे घर के पास झारखंड का चेक पोस्ट है, झारखंड उड़ीसा का, झारखंड और उड़ीसा मतलब मेरा जो नेटिव है, नेटिव से आसपास है, तो मैं बचपन में उधर कभी कभी हम लोग घूमने जाते थे पिकनिक वगैरह करने के लिए, बिकॉज वहाँ पर पहाड़ी है सर। छोटा नागपुर डेक्कन ट्राप, सॉरी छोटा नागपुर मालभूमि बोलते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर दिख जाए तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, जामसोला बॉर्डर। गाड़ी का लाइन देखोगे ना, आई डोंट नो अभी दिखेगा कि नहीं, बट जामसोला बॉर्डर इज नोन फॉर ट्रक का जो मतलब लाइन लगता है। ये देखो, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये ट्रक का लाइन क्लियर होने में कभी कभी 2 दिन लग जाता है, मतलब सिर्फ बॉर्डर में एक दिन, मतलब एक ट्रक प्रोडक्ट लेके, गुड्स लेके कोलकाता से मुंबई जा रहा है, छत्तीसगढ़ जा रहा है, रायपुर जा रहा है, अलग अलग स्टेट्स में जा रहा है। अगर बॉर्डर चेक पोस्ट में इतना टाइम लगेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? हाँ सर, अगर बॉर्डर चेक पोस्ट में इतना टाइम लगेगा तो बिजनेस कैसे करेगा? आप गाड़ी का लाइन देख रहे हो सर, ये देखो, ये गाड़ी का लाइन से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये जो न्यूज है, ये न्यूज भी उसी पॉइंट में ओपन हो गया है। ये इत्तेफाक है, रैंडमली ओपन हुआ। ये देखो सर, बॉर्डर कमर्शियल टैक्स एक्सपोज इन 22 स्टेट्स abolished आफ्टर जीएसटी रोल आउट। देखा सर आपने, जो पॉइंट में मैं बात कर रहा हूँ उसी पॉइंट यहाँ पर आ गया। पुराना न्यूज है सर, जुलाई 4, 2017 का न्यूज है, इकोनॉमिक टाइम्स का। शायद तब आप लोग थोड़ा और छोटे थे, उतना समझ नहीं था, बट यही बात है जीएसटी का। जिस टाइम का बात मैं कर रहा हूँ, जुलाई 1 में जीएसटी आया था, ये जुलाई 4 तारीख का न्यूज है। As many as 22 states have abolished border commercial tax check post after the rollout of goods and service tax on July 1, marking a big step towards one nation, one tax goal of this reform. These states include both NDA ruled ones and those by the oppositions, indicating a broad-based intent to implement the GST.
मतलब जहां पर बीजेपी का सरकार था वो सरकार भी हटाया था, और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स था उन्होंने भी हटाया था, बिकॉज ये बहुत जरूरी था बिजनेस को ग्रो करने के लिए। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? ये कोइंसिडेंस लिया गया रैंडमली, मैंने ढूंढा नहीं था। उसमें कौन सा स्टेट, पहला 22 स्टेट्स कौन सा था देख लो एक बार। गुजरात था, बिहार था, कर्नाटका था, वेस्ट बंगाल था, तमिलनाडु था, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। 8 स्टेट्स इंक्लूडिंग असम, हिमाचल, Manipur, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Mizoram, Tripura are in those process of abolishing their checkposts and official state said on Monday. Okay, मतलब ये 2017 का हिस्ट्री पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? 2017 का हिस्ट्री। समझ में आया कुछ? अरे बोलो सर, आप लोग कभी हाँ ना कुछ तो क्या करो। जीएसटी, अगर जीएसटी समझना है तो कई बार जीएसटी का शुरुआती दिनों का बाद भी एक बार समझना पड़ेगा। तो वही चल रहा है बेसिक्स बातें, जब से आया तब का बात, जब से ये जीएसटी आया है हमारे देश में, ये तभी का बात मैं आपसे कर रहा हूँ। ज्यादा पुरानी बात है नहीं। गवर्नमेंट बीच में 1 साल 2 साल तो कोरोना में निकल गया, तो आप ऐसे समझ सकते हो कि एक्टिवली 2 साल है, एक्टिवली 2 साल, क्योंकि बीच में तो कोरोना बहुत मतलब मुश्किल कर दिया। 2 साल 2020 के स्टार्टिंग से कोरोना ही चल रहा है, तो मतलब अल्टीमेटली 2 इयर्स हार्डली हुआ है, 2 to 3 इयर्स जो कोरोना एक्टिवली है। ओके सर, अब जीएसटी पोर्टल का नॉलेज तो आपको मिला, ठीक है। बाकी जीएसटी पोर्टल में मैं बाद में फिर से चर्चा करूंगा, ऐसा नहीं कि यही खत्म, ये तो बेसिक चर्चा में चल रहा है। जैसे चाय पे चर्चा वैसे बेसिक पे चर्चा। ओके, जीएसपीज एंड एएसपीज। सर कौन है ये जीएसपीज एएसपीज? हाँ, कोई ऑफिसर जैसा लग रहा है। नहीं सर, कोई ऑफिसर नहीं है, बट एक ऐसा पोर्टल है, सुविधा प्रोवाइडर्स है, बेसिकली सुविधा प्रोवाइडर्स। सर हिंदी में? यस, हिंदी में सुविधा प्रोवाइडर्स, यही नाम याद रखना पड़ेगा। हिंदी में नहीं, बंगाली में भी सुविधा बोलते हैं इसको, ठीक है। बंगाली में भी सुविधा बोलते हैं। सुविधा का मतलब होता है बेनिफिट कराना, ठीक है। सुविधा का मतलब होता है बेनिफिट करवाना या फिर हेल्प करना, ठीक है। सुविधा दिया जा रहा है, मतलब आपको बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। बांग्ला में भी बोलते हैं सुविधा, उड़िया में भी बोलता है सुविधा, ठीक है। ओके, आई डोंट नो और भी लैंग्वेज में बोलते हैं सर, बट मुझे जितना नॉलेज था मैंने आपको बताया कि कौन से लैंग्वेज में सुविधा बोलते हैं। हिंदी में बोलता है, आई नो। बंगाली में बोलता है, ये भी आई नो। उड़िया में भी बोलता है, आई नो। राजस्थान में भी बोलते हैं, मतलब मारवाड़ी लैंग्वेज में भी बोलता है। ओके चलो सर, मारवाड़ी कैसे पता? अरे सर, मैम का फैमिली मतलब जो लैंग्वेज है वो मारवाड़ी में बात करते हैं ना, इसलिए थोड़ा सा नॉलेज वहां से भी मिल जाता है। अच्छा, GSTN has selected certain information technology enabled service and financial technology companies to be called GST Suvidha providers. GSPs develop applications to be used by taxpayers for interacting with the GSTN. मतलब ये जो GSTN है ना, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जो पूरा जीएसटी पोर्टल का जिम्मा लेते हैं। जीएसटी पोर्टल जो चलता है ना सर, ये जो जीएसटी पोर्टल के बारे में मैं तब से आपसे चर्चा कर रहा हूँ, ये जीएसटी पोर्टल को देखने वाले कौन है? ये जीएसटी पोर्टल को देखने वाले ऑर्गेनाइजेशन है जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट का, जो पूरा का पूरा गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क को ऑपरेट भी करते हैं, मेंटेन भी करते हैं, हर काम जीएसटीएन करते हैं। यही काम है जीएसटीएन का, यही काम है जीएसटीएन का। लेकिन अब यहाँ पर बात आ जाता है, सर जीएसटीएन तो समझ में आ रहा है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। नाउ पॉइंट इज दैट, पॉइंट यही है कि जीएसटीएन के साथ साथ ये जीएसपी कौन आ गया? सर ये जीएसपी वो लोग हैं, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स वो लोग हैं जो एप्लीकेशंस भी डेवलप करते हैं टू बी यूज्ड बाय टैक्स पेयर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन। मतलब ऐसा ऐप बनाते हैं जो गवर्नमेंट का जो प्लेटफॉर्म है जीएसटी पोर्टल, उसको कनेक्ट करता है, ताकि जो टैक्स पेयर्स है वो इजीली जीएसटी के थ्रू से जीएसटी नेटवर्क में आ सके, और जो कंसल्टेंसी है वो भी मिल जाए, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह, सीएस वगैरह हेल्प करते हैं ना, लॉयर्स, कॉस्ट अकाउंटेंट वगैरह, बेसिकली सीए, सीएस, सीएमए जो जीएसटी में काम करते हैं, ठीक है, उनके थ्रू से, एप्लीकेशंस के थ्रू से भी वो हो सकता है। दे फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स इन अपलोडिंग इनवॉइस एज वेल एज फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स। जैसे आप लोग जानते हो हमारे देश में जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, जो कंपनी सेक्रेटरीज हैं, जो सीएमए वाले होते हैं, या फिर जो लॉयर्स भी होते हैं, ठीक है, जो जीएसटी प्रैक्टिस भी करते हैं बहुत जोर शोर से, और साथ में रिटर्न फाइल करना, जीएसटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करना टैक्स पेयर्स को, इसका भी काम सीए, सीएस, सीएमए एंड लॉयर्स लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात यही है सर
कि ये जीएसटी रिलेटेड सर्विस के थ्रू से ये जो आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा वो क्या करता है, द कस्टमाइज प्रोडक्ट दैट एड्रेस द नीड्स ऑफ डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ यूजर्स। जीएसपीज में टेक द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। अच्छा, जीएसपी क्या करता है, ये बीच बीच में एप्लीकेशन सर्विस मतलब जो ऐप होता है ना सर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स का हेल्प भी लेते हैं, उसको बोलते हैं एएसपीज, हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड जीएसपी। टैक्स पेयर्स एंड जीएसपी के बीच का हेल्पिंग हैंड बन जाता है एएसपी। मतलब जो गूगल ऐप वगैरह होता है ना सर, यानी प्ले स्टोर वगैरह में जो एप्लीकेशन वगैरह होता है, इनको कहा जाता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। ये एएसपी और जीएसपी मिलके टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का रिटर्न सरकार तक पहुंचाते हैं। एक काम करते हैं सर, क्या आप लोग जीएसपी बन सकते हो सर? ये बहुत अच्छा फ्यूचर है आप लोगों के लिए। जीएसपी बनना, गुड्स एंड सर्विस मतलब बेसिकली जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बनना, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है सर। चलो सर, मैं जीएसटी रिलेटेड कुछ बातें आप लोगों से करता हूँ। GST सुविधा providers is considered as an enabler for business to comply with the provisions of GST। दिख रहा है सर आप लोगों को नोट्स? ये मैंने GSP और ASP के लिए सिर्फ ये नोट्स को रेडी किया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है ना सर? हेलो? हाँ सर। Yes, sir. sir. GST सुविधा providers is considered as an enabler for business to comply with the provisions of GST law through their GST softwares। मतलब आपका कोई सॉफ्टवेयर है, अगर आपको जीएसटी का नॉलेज हो तो आप भी सॉफ्टवेयर बिल्ड कर सकते हो, बट सॉफ्टवेयर बिल्ड करने से पहले आपको जीएसटी का नॉलेज तो लेना पड़ेगा। एक अकाउंट्स का सॉफ्टवेयर बनाने से पहले जैसे अकाउंट्स का नॉलेज चाहिए ना, हाँ सर, बिना अकाउंट्स का नॉलेज का आप क्या सॉफ्टवेयर बनाओगे, आप बताओ मुझे। आप लोग टैली वगैरह तो सीखते हो ना आजकल एक फैशन हो गया है सर। 10-12 पास होता है, बच्चा कॉमर्स में पास करता है या फिर ग्रेजुएशन हो जाता है ना, तो सबसे पहले क्या फैशन है, कोई टैली अली का कोर्स कर लेते हैं। क्या रे, यही बोलता है ना? ये फैशन है कि नहीं है? तो वो टैली का जो कोर्स करने जाते हैं आजकल, तो सर मतलब आप लोग जैसे लोग, जो लोग सिर्फ टैली तो आपको सीखना ही पड़ेगा। टैली इज अ वेरी पॉपुलर ईआरपी सर। टैली एक बहुत ही पॉपुलर ईआरपी है, सीखना भी चाहिए, ऑब्वियसली सीखना चाहिए। एज ए स्टूडेंट वर्जन आप लोगों के कंप्यूटर्स में भी होता है, और जब आप काम सीखने जाते हो तो आपको वहां पर भी टैली सॉफ्टवेयर में ये दिखता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली जर्नल एंट्रीज। क्या रे, सही बोल रहा हूँ? कौन कौन टैली किया सर आप लोगों में से? किसी ने टैली सीखा यहाँ पर? Yes, sir. यस सर, आई नो सर, बहुत पॉपुलर है, बहुत लोग सीखते हैं, ठीक है। और स्पेशली कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स लोग तो सीखते ही सीखते हैं। तो ये टैली में एक्चुअली जर्नल एंट्रीज किया जाता है। तो जर्नल एंट्री करने से आपको बस डेबिट और क्रेडिट ठीक ठाक करना है। अगर आपको डेबिट क्रेडिट ठीक ठाक कर लिया तो बाकी काम अपने आप हो जाएगा, ठीक है। तो ये है बेसिकली टैली सॉफ्टवेयर इन सिंपल। ये रहा ट्रायल बैलेंस, ठीक है। यहाँ पर देखो लेजर बन जाता है, कंपनी बना लो, लेजर बना लो, ठीक है, ऑटोमेटिक सब बन जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है टैली। सिमिलरली आजकल टैली के छोड़ के एसएपी चल रहा है सर। टैली वर्सेस अगर मैं एसएपी दिखाऊं, एक्सेल पे भी होता है। एसएपी आजकल बहुत फेमस है, सीएमए स्टूडेंट्स को तो बहुत पॉपुलरली सिखाया जा रहा है सर। सीएमए इंस्टीट्यूट इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस लाया, एसएपी सिखा रहा है सर। एसएपी फीको मॉड्यूल, फाइनेंस एंड कंट्रोल एसएपी का बहुत अच्छा है, जो सीएमए इंस्टीट्यूट चालू किया है, बहुत गजब का चालू किया है। एसएपी एक बहुत ही फेमस कंपनी है और बहुत बड़े लेवल में अकाउंट्स मेंटेन करने में बहुत ज्यादा इनको जाना जाता है सर, ठीक है। ये जो देख रहे हो ना सर, ये सब एसएपी सॉफ्टवेयर के अंदर का सिस्टम है, जो और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैटर का है, ठीक है। यहाँ पर एंट्री गलती होने से चेंजेस करना थोड़ा मुश्किल का भी काम होता है, ठीक है। ये देख सकते हो आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट्स रिसीवेबल्स, बिजनेस ट्रांजैक्शंस, वेंडर अकाउंट, कस्टमर अकाउंट्स, सब कुछ मजा आ जाता है सर अगर आपको अकाउंट्स का नॉलेज हो ना, सीरियसली। और एसएपी आज के डेट में बहुत डिमांडिंग सॉफ्टवेयर है, बहुत डिमांडिंग। सीएमए सिखा रहा है सर, सीएमए जो कोर्स है ना सर, सीएमए कर रहा है, ये इसमें दाद देना पड़ेगा सीएमए इंस्टीट्यूट को, जल्दी जल्दी एडप्ट कर लिया। सीए भी इस तरह का सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी आ गया है, बट सीएमए इसको पहले इंप्लीमेंट किया है, ये गजब की बात है। तो सीएमए मॉडल मतलब ये एसएपी वगैरह में आपको अकाउंट्स में गजब का, ऐसे पहले तो हम लोगों के टाइम पे टैली वगैरह सिखाता था इंस्टीट्यूट, आजकल एसएपी भी आ गया, तो ये भी सिखाना चाहिए। और एसएपी हम लोग के टाइम पे भी चलता था, बट इंस्टीट्यूट ने इंप्लीमेंट नहीं कर पाया था, बट आजकल जरूरी है और बहुत डिमांडिंग है, और सीएमए लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो इसलिए आप समझ सकते हो ना, ये सब सॉफ्टवेयर के थ्रू से हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको पूरा का पूरा अकाउंट जानना है। तो वैसा ही अगर आप अकाउंट जानते हो तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, वैसा ही अगर आप जीएसटी जानते हो तो जीएसटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। जैसे क्लियर टैक्स वगैरह जैसे कंपनी है, ठीक है, वो जीएसटी सॉफ्टवेयर बना लेते हैं। वो किस तरह का सॉफ्टवेयर है,
सरकार के सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करने वाला, ठीक है। जैसे क्लियर टैक्स है, मैं आपको कुछ कंपनीज का नाम अभी दिखाता हूँ, क्लियर टैक्स जीएसटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये डाउनलोड किया जाता है, खरीदा जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह का देखने में होता है जीएसटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो उसमें इनवॉइस वगैरह अपलोड करना, जो इंटीग्रेट भी होता है टैली, ये एसएपी वगैरह के साथ इंटीग्रेट भी होता है। जोहो का बहुत अच्छा है सर, जोहो का नाम आप लोग सुने हो कि नहीं, आई डोंट नो, बट मैं आपको जोहो के बारे में बताता हूँ। जोहो जीएसटी सॉफ्टवेयर, नाम सुने हो सर जोहो के बारे में? क्या रे, नाम सुना क्या आप लोगों ने? अरे जोहो बहुत फेमस कंपनी है, ये जोहो इंडिया का एक इतना बड़ा कंपनी बना है, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर सर्विस में बहुत फेमस हुआ है और यूएस में इसका मैक्सिमम क्लाइंट है, ठीक है। ये देखो जोहो का कंप्लीट जीएसटी फाइलिंग सॉल्यूशंस, ये भी एक जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स है। इनका जो सॉफ्टवेयर है इसके थ्रू से आप डायरेक्टली गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाओगे, ठीक है। मतलब आजकल ऑनलाइन पैटर्न में इतना अच्छा चीजें आ गया है, आपको क्या करना है, अगर आप अच्छे से जीएसटी भी सीख जाते हो, आप इस कंपनीज में भी काम कर सकते हो, चार्टर्ड बन जाओ, सीएमए बन जाओ, इंटरमीडिएट भी क्रैक करके लोग एंट्री ले रहे हैं। तो बस आपको सीखना है, अच्छे से डिटेल्स में जानना है, शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है, शॉर्टकट नहीं करना है। सिर्फ जीएसटी के नॉलेज लेके ही आपको मतलब बोलबाला हो रहा है मार्केट, तो प्लीज बात को समझा करो सर, बस अच्छे से पढ़ लिया करो, नॉलेज ले लिया करो, बाकी काम अपने आप होगा सर। तो बात कहां तक जाके पहुंचा, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स अभी दिया, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स कंसिडर्ड एज एन एनाबलर और ऑथराइज्ड इंटरमीडियरी फॉर बिजनेस टू एक्सेस जीएसटी पोर्टल सर्विस. It helps comply with the provision of GST law through their GST software applications and APIs. ठीक है, just like ClearTax, Zoho, even big four companies like PwC, Deloitte, इन लोगों का भी अपना अपना है, ठीक है, उनका भी अपना अपना GST सॉफ्टवेयर है, उनके थ्रू से भी होता है उनका। तो वो लोग तो ऐसे ही सर, टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, टीम ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, उनके पास तो होता ही है, साथ में उनके पास सॉफ्टवेयर भी आजकल वो लोग भी यूज कर रहा है। लेकिन ये लोग स्पेसिफिकली बहुत नाम किया है बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनीज है ये लोग, ठीक है। ऐसे क्लियर टैक्स तो टीम ऑफ चार्टर्ड एंड सीए सीएमए ही है, लेकिन जोहो जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा काम किया है। क्लियर टैक्स ने सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट को अलग से रखा और चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इन लोगों को बना के एक टीम बना लिया और टीम बना के ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटी बना रहा है, ठीक है। हु इज जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स? GSP stands for GST Suvidha Providers. ये GSP enables the GST taxpayers to comply with all the procedural provisions of the GST law through its web platform. ClearTax an online tax filing platform, जैसे कि ClearTax, जोहो का बात कर रहा हूँ, उसका भी नाम लेना चाहिए, has been granted the status of GSP. ऐसे मैं आपको लंबा लिस्ट बताऊंगा कि पूरा GSP प्रोवाइडर्स जो जो इंडिया में है करेंटली, उसका एक लिस्ट है मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूँ। ये GSP provides innovative methods or mean of an effective interactive platform for taxpayers to access GST portal service, ranging from registrations, क्या 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 काम करता है, GST registrations का काम करना, इनवॉइस क्रिएट करना, कंप्लीशन ऑफ GST रिटर्न फाइलिंग करना, ये सारा का सारा काम GST पोर्टल के अंदर जाके सॉफ्टवेयर ही कर देगा। किसका सॉफ्टवेयर कर देगा? जोहो का सॉफ्टवेयर कर देगा, क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर कर देगा, ठीक है। आप हो सके तो इनके साइट में जाके भी देख सकते हो, सॉफ्टवेयर के साइट में जाके, जैसे मैंने आपको जोहो का दिखा रहा था, आप जाके चेक कर सकते हो। ये देखो कुछ ऐसे देखने में होता है। ये रहा टैक्स पेयर्स, इनको जाना है जीएसपी इकोसिस्टम में। जीएसपी इकोसिस्टम में क्या है? उनका वेब पोर्टल है, उनका मोबाइल ऐप है, उनका अकाउंटिंग पैकेजेस है, ठीक है। कि कितना इनवॉइस है उसके बेसिस में पैकेज होता है। अगर 30 इनवॉइस है तो उसका एक चार्जेस होगा, मोर देन 30 उसका एक चार्जेस होगा, कितना इनवॉइस है उसके ऊपर बेस करके वो आपका पूरा जीएसटी का हिसाब बना लेगा, इनपुट क्रेडिट वगैरह कैलकुलेट कर लेगा और क्या कर लेगा, ईआरपी के थ्रू से। इवन अगर आपका ईआरपी में मेंटेन होता है लाइक टैली या एसएपी में, तो उनके साथ भी इंटीग्रेट कर देगा। टैली ईआरपी, एसएपी ईआरपी, उसके साथ भी इंटीग्रेट कर लेगा। अगर कोई कस्टम एप्स भी है आपके हिसाब से बना के देगा। कस्टम ऐप समझ रहे हो, आप जैसे बोलोगे वैसे ऐप बिल्ड करके आपको दे देगा और फिर उसके हिसाब से आपको जैसे जैसे हेड का जरूरत है उसके हिसाब से आप बना लो। तो जीएसपी जीएसटी सर्वर, ये सर्वर में पहुंचेगा और फिर जीएसटी सर्वर के थ्रू से आपका पूरा का पूरा जो रिटर्न फाइल वगैरह है वो लोग उसको इजीली उसको मैनेज कर लेगा। यही होता है जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स का सबसे बड़ा काम, जो आज के डेट का सबसे मॉडर्न काम भी है। हाँ सर, मतलब सिर्फ
फाइनेंशियल नॉलेज ही नहीं लेना है, नॉट जस्ट इनकम टैक्स में नॉलेज ले लिए, जीएसटी में नॉलेज ले लिए, बहुत जरूरी है, फिर साथ में सॉफ्टवेयर्स का भी नॉलेज थोड़ा सा ले लिया करो, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का भी थोड़ा नॉलेज ले लिया करो। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का थोड़ा बहुत कोर्सेज करना चाहते हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा, कहीं पर जाना नहीं है, गूगल से ही हो सकता है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो आप लोग मुझे बताना, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह कर सकते हो, ठीक है, जो आपका नॉलेज एनहांस करेगा, एक्स्ट्रा एड ऑन आपका नॉलेज को भी एनहांस करेगा, ठीक है। वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, अगर आप लोग इंटरेस्टेड रहोगे तभी बताऊंगा, ठीक है। जबरदस्ती कुछ बोलोगे ना, लोगों को कदर नहीं होता, जब उसको खुद फील होगा तभी उसको कुछ करना चाहिए। मैं बोलने का काम करता हूँ, टीचर हूँ, बता देता हूँ, पर जब इंटरेस्ट आपको क्रिएट हो, आप बताइए तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या करना है। जैसे स्टॉक मार्केट के बारे में मैं हमेशा बोलता हूँ, जानो स्टॉक मार्केट, पढ़ो स्टॉक मार्केट, नॉलेज एनहांस होगा, मार्केट के बारे में नॉलेज होगा, बट आप जब बोलोगे तभी मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। वेरी गुड सर, आगे चलते हैं सर। तो जीएसटी पोर्टल आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसपी किस तरह से काम करता है वो भी आपने देखा। एक एग्जांपल देखते हैं सर, जीएसपी क्या करते हैं। आपके मन में चल रहा होगा ना कि सर जोहो सॉफ्टवेयर, क्लियर टैक्स का सॉफ्टवेयर कैसे काम कर लेता है। चलो सर एक रियल लाइफ एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। एबीसी लिमिटेड इज ए प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनी व्हिच इज रनिंग ऑपरेशंस ऑन एसएपी ईआरपी, ठीक है। आजकल मल्टीनेशनल कंपनी से एसएपी में ही काम करता है, इसीलिए सीएम इंस्टीट्यूट एसएपी सिखा रहा है, ठीक है। इतना वैल्यूएशन हो गया कि एसएपी बहुत जरूरी है आज के डेट में। इसमें क्या होता है ना, अगर आपने एंट्री गलत कर दिया तो आपको फिर से सही एंट्री देना पड़ेगा, जब तक सही एंट्री नहीं होता है ना आपका वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। टैली में ऐसा नहीं है, टैली में एंट्री कुछ भी दे दो वो ले लेता है, वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, बाद में मैनुअली चेक करना पड़ता है। बट एसीपी में अगर आपका एंट्री गलत होगा ना तो एसीपी आगे उसको लेके नहीं जाएगा, इसके लिए आपको एंट्री सही जानना जरूरी है। तो एसीपी ईआरपी ऑल रिकॉर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू परचेसेस, एक चैप्टर होता है अकाउंटेंसी में, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, है ना। वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर उसी को अच्छे से होगा जिसका क्या अच्छा रहेगा, जिसका जर्नल एंट्रीज अच्छा रहेगा। इसलिए जर्नल को अच्छे से करो। मेरा बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का क्लास चलता है, आप लोग अगर जर्नल एंट्रीज वगैरह ठीक ठाक किसी को मन हो है तो कर सकते हो ऐसे, ठीक है, कोई बात नहीं सर, तो फिर से जर्नल नहीं पढ़ना है, ठीक है। Record with respect to purchases and sales are maintained in it. At the end of each month, reports are generated. हर month के end पे report generate होता है from ERP and utilized to prepare and generate tax. Utilized to prepare and generate tax. Okay, tax payment करना है, return देना है. Thereafter returns are uploaded on government's portal. आप समझ रहे हैं सर? SAP ERP में आपका ऑपरेशन चलता है. All results, records with respect to purchase, sales are maintained there. At the end of each month, reports are generated from ERP and utilized to prepare and generate tax returns. Thereafter, returns are uploaded on the government's portal. Our government is now aiming to single and automated workflow wherein these ERP companies can build an interface with government's portal and all the GST related compliance can be done directly through their software. GSP need not be only ERP companies but can be startups of financial technology. सिर्फ ERP नहीं, कोई नॉर्मल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजिकल कंपनी जो आज के डेट में जैसे व्यापार.com बोल के काफी सारा कंपनीज आ गया है जो ईआरपी नहीं चलाते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, बट बेसिक कुछ चीजें मेंटेन करते हैं, उनके थ्रू से भी जीएसटी पोर्टल, जीएसटी रिटर्न के थ्रू से जमा हो सकता है, ठीक है। जैसे जो हो क्लियर टैक्स वगैरह है सर, ठीक है। ये काम करता है जीएसपी, रियल लाइफ में ऐसे चलता है जीएसपी का काम। आप लोग जब कोई काम करोगे ना, आप लोग भी देखना इसी तरह से कोई जीएसपी के थ्रू से, आपका भी अकाउंटिंग के थ्रू से आप भी रिटर्न फाइल कर रहे हो जीएसटी का। क्या सर बोलो, समझ में आ रहा है? बहुत कुछ बोल दिया। Yes, sir. Yes, sir. जीएसपी ये ब्रेन चाइल्ड ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। किसका ब्रेन चाइल्ड है जीएसपी? ये जीएसटीएन का ब्रेन चाइल्ड है, कॉइंड बाय जीएसटीएन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क। गवर्नमेंट का एक टीम है जो इस पूरा का पूरा जीएसटी पोर्टल को चलाते हैं। द प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नमेंट का टीम है बट नॉन प्राइवेट लेवल में ऑपरेट होता है, नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, इन्होंने ही जीएसटी पोर्टल को मेंटेन करता है। सरकारी लेवल में काम कहाँ होता है सर हमारे देश में? हाँ सर, सरकारी लेवल में तो सिर्फ घोटाला होता है और क्या होता है, आलसेमी, मतलब कितना ना काम किया जाए, काम चोरी। इसलिए सरकार ने भी देखा भाई प्राइवेट लेवल में काम दो, उनको काम करने का क्या है, इच्छा है, कंपटीशन करने का मन है। आप लोगों को पता है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने रेलवेज को एक बहुत बड़ा फाइन लगाया। एक फैमिली कश्मीर जा रहा था, रिसेंट बात है सर,
कश्मीर जा रहा था, डाल लेक में उनका बोटिंग था, टिकट पहले से बुकिंग था, तो ट्रेन लेट हुआ, इसके कारण उनका जम्मू से कश्मीर का फ्लाइट था श्रीनगर का, वो फ्लाइट मिस हुआ। तो रेलवे का इतना लेट हुआ, तो जब उन्होंने PIL फाइल कर दिया, मतलब बेसिकली केस कर दिया रेलवे के अगेंस्ट में उस पैसेंजर्स ने। तो फिर रेलवे ने पूछा जम्मू स्टेशन का जो ऑपरेटर था जम्मू रेलवेज का, उन्होंने पूछा कि भाई रेल लेट क्यों हुआ, तो रेलवे ने कुछ प्रॉपर जवाब नहीं दे पाया। तो बदले में रेलवेज को उनका फ्लाइट का टिकट का कॉस्ट, उनका डाल लेक का जो शिकारा का जो कॉस्ट, ठीक है, सारा का सारा, साथ में उनका जो हैरेसमेंट हुआ, हैरेसमेंट के हिसाब से 5,000, कुल मिला के कुछ 50,000 के आसपास का फाइन किया रेलवेज को, और बदले में रेलवेज को कुछ जवाब नहीं देने को मिला। मतलब क्यों लेट हुआ ट्रेन? तो सुप्रीम कोर्ट ने एक गजब का पॉइंट बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई मॉडर्न जनरेशन है, सरकारी कंपनीज को भी पता होना चाहिए, रेलवे सरकारी है ना, सरकारी कंपनीज को भी पता होना चाहिए कि प्राइवेट लेवल में कैसे कंपटीशन है, तो वैसा कंपटीशन मतलब सरकारी लेवल में भी फीलिंग आना चाहिए। तो ये किसको, बेसिकली एम्प्लॉय को बताया जा रहा है। तो एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि किस तरह से गवर्नमेंट लेवल में ये काम होता है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे को इतना बड़ा फाइन चार्ज किया एक पर्टिकुलर पैसेंजर के कहने पर, मतलब वो केस किया था और रेलवेज ने कोई प्रॉपर रीजन नहीं दिखा पाया। अगर रीजन प्रॉपर होता तो शायद वो बच जाता, लेकिन रीजन कुछ नहीं था प्रॉपर वे में, तो कोई भी उसका सोल्यूशन टिका नहीं। आप समझ रहे हो ना साहब? इसीलिए गवर्नमेंट प्राइवेट नॉन गवर्नमेंट एंटिटी को ज्यादा भरोसा करते हैं सही टाइम पे सही काम होने का, इसीलिए प्राइवेटाइज्ड भी हो जाता है आज के डेट में बैंक्स वगैरह। क्यों? क्योंकि सरकारी लेवल में लोग अगर अच्छे से काम करता ना, तो सरकार को प्राइवेटाइज करने का चिंता ना करना पड़ता। यही प्रॉब्लम है हमारे देश में, थोड़ा सरकारी लेवल हो यूनियनबाजी कर लेता है ना। अरे काम धंधा छोड़ के यूनियनबाजी, है ना, मतलब सिर्फ अपना जॉब को सिक्योर करना है इसलिए यूनियनबाजी, दादागिरी। अरे भाई काम करो, मेहनत करो, कंपनी अगर आपको सही लगता है तो कंपनी रखेगा, सही नहीं लगता तो कंपनी हटा देगा। इतना क्या सिक्योरिटी चाहिए? 130 करोड़ की आबादी वाले देश में 30 करोड़ लोग भी जॉब नहीं करता, तो इतना सारा लोग, तो 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग इनसिक्योर लेवल में काम करते हैं। तो फिर बस जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय है इन्हीं को सिक्योरिटी चाहिए सिर्फ, और इसीलिए इनका परफॉर्मेंस भी खराब हो जाता है, इतना सिक्योर हो जाते हैं। मैं अगेंस्ट में बात नहीं करना चाहता, बट ये एक ओवरऑल बात करना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लोग भी है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है, बट ये मैं एक ओवरऑल मेरा अपना परसेप्शंस बता रहा हूँ। आप लोगों का भी अपना एक्सपीरियंस जरूर होगा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन करता है हमारे देश में। ओके, इट इज इन लाइन विद द डिजिटल इंडिया। तो ये गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव था ना सर, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव दैट एडवोकेट्स पेपरलेस टैक्स कंप्लायंस। गवर्नमेंट का टारगेट था कि टैक्स कंप्लायंस जमा होगा बट पेपरलेस होगा, ठीक है, इसीलिए सब पेपरलेस हो रहा है। अच्छी बात है एनवायरनमेंट के लिए भी, एनेबल्स ट्रांसपेरेंसी, और डिजिटल होने पे एक सुविधा भी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ता है, रिलायबिलिटी बढ़ता है, क्योंकि हर चीज का प्रूफ मिल जाता है। डूइंग बिजनेस अक्रॉस इंडिया, बिजनेस करना भी आसान होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जीएसपी को इम्प्लीमेंट करने का गवर्नमेंट का क्यों इतना इच्छा हुआ, या फिर नॉन गवर्नमेंट एंटिटी ने क्यों गवर्नमेंट को ये सजेशन दिया, ठीक है। ये लोग क्या करता है, फाइलिंग डायरेक्टली ऑन द जीएसटी पोर्टल, 3 मोड ऑफ इंटरेक्शन विद जीएसटी पोर्टल। डायरेक्टली जीएसटी पोर्टल में इंटरेक्ट कर सकता है ये लोग। एएसपी हु इज नॉट अ जीएसपी, दिस एंटिटीज प्रोवाइड दी। एएसपी कौन है? जो जीएसपी नहीं है, मतलब दिस एंटिटीज प्रोवाइड रिक्वायर्ड थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस फॉर जीएसटी कंप्लायंस। ऐप बना के देते हैं। दे हैव यूजर इंटरफेस वाया वेरियस मोड्स, जैसे कि डेस्कटॉप, मोबाइल और एनी अदर इंटरफेसेस फॉर टैक्सपेयर्स, जस्ट लाइक एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। Such an application developer can connect with GST portal via a secure GST system, जिसको बोलते हैं सर APIs, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। गूगल भी बना के देता है। एक्सेस विद द हेल्प ऑफ जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, किसके थ्रू से करता है? जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स के थ्रू से, ठीक है। अब देखो नीचे एक डायग्राम में आपको एएसपी और नॉन जीएसपी का क्या चलता है जीएसटी नेटवर्क का, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये है टैक्स पेयर्स, इनके पास क्या है? इनके पास इनका परचेस और सेल का डेटा है। डेटा मतलब सेल का डेटा, परचेस का डेटा, है ना, जो बिजनेस का ट्रांजैक्शंस का डेटा है, सेल का डेटा, परचेस का डेटा। ये एप्लीकेशन के थ्रू से जमा करता है रिटर्न नेटवर्क के पास।
या फिर जीएसपी के थ्रू से या गवर्नमेंट की एपीआई के थ्रू से एप्लीकेशंस के पास आता है, और ये नेटवर्क क्या करता है, जीएसपी को लाइसेंस देता है, फिर जीएसपी एप्लीकेशन के थ्रू से यहाँ पर रिटर्न जमा करता है। टैक्स पेयर डायरेक्टली भी जमा कर सकते हैं या फिर जीएसपी सुविधा प्रोवाइडर्स के थ्रू से भी कर सकता है। ठीक है, इस तरह से क्या हो रहा है सर, पेपरलेस रिटर्न बढ़ रहा है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन बढ़ रहा है, और डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट और ज्यादा इंप्रूव हो रहा है। ये बात तो मानना पड़ेगा सर कि सीरियसली इंप्रूव हुआ है, गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शंस भी बहुत इंप्रूव हुआ है। ठीक जिस तरह से स्टॉक मार्केट में, जो लोग जानते हो स्टॉक मार्केट लेवल में डीमैट अकाउंट होल्डर बढ़ा है, इंडिया में कैपिटल का फ्लो बढ़ा है, तभी तो जाके आजकल देखो सर ये सेंसेक्स निफ्टी में इंप्रूवमेंट किस तरह से हो रहा है, बिकॉज पहले से काफी ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट लेवल में मतलब अपने आप को देखना चाहता है। ये एक अच्छी बात है, जैसे स्टॉक मार्केट में इंप्रूवमेंट है, ऐसे जीएसटी इनकम टैक्स वगैरह में भी इंप्रूवमेंट है सर, और गवर्नमेंट का भी कलेक्शन बढ़ रहा है। अच्छा है, कैपिटल का फ्लो होने से देश का इंप्रूवमेंट होता है, कैपिटल चुपचाप एक जगह में पड़ा रहेगा, करप्शन ज्यादा रहेगा, फिजिकल काम में करप्शन का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी अच्छा है, तो इसलिए क्या हो रहा है ना, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, करप्शन कम हो रहा है, हर चीज का प्रूफ मिल जाता है जल्दी जल्दी। जो करप्ट होता है ना, उसको भी करप्शन करने से पहले हाथ कांप जाता है। समझ में कुछ आ रहा है सर? हेलो, क्या हुआ सर, बोलो, समझ में आया कि नहीं? यस सर। यस सर। तो ये है जीएसपी और एएसपी। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा देख लेना एक बार, ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल्स में देके रखा, आप लोग एक बार देख सकते हो। लिस्ट ऑफ जीएसपी इन इंडिया, तो चलो मैं आपको थोड़ा सा जीएसपी का लिस्ट दिखाता हूँ। ठीक है, इंडिया में करेंटली फेमस जो जीएसपीज है उसका एक लिस्ट भी है। जीएसपी अप्रूवल कैसे मिलता है, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ये देखो, the GST network has certified GSPs to assist taxpayers with various process of GST compliance. GST and approval is needed before GSP can functions. GSPs cannot read or change data, but they can use the GST network's interface, application program interface, etc. It makes the return filing process easier and more reliable for taxpayers. वो डेटा नहीं चेंज कर पाएगा, जैसे डेटा दोगे वैसा वो ले लेगा। ठीक है, डेटा प्रिपेयर तो आपको करवाना है। ठीक है, here is in provided, hence it is provided with an API once it has been authorized, which can be used to improve a compliance system for taxpayers. Compliance system जो CS का एक बहुत बड़ा काम होता है, कंपनी का compliance देखना, या सही काम, सब काम सही तरह से सब जगह में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। CMA का बहुत बड़ा काम है, कैलकुलेशंस करके रिटर्न प्रिपेयर करके देना। ठीक है, GSPs में use these APIs to upgrade their process, making it easier for taxpayers to file their returns. Okay sir, GSPs will receive unique license, इनको एक यूनिक लाइसेंस भी दिया जाता है for accessing GST system. Once they sign to the contract, GSTN will have a license key, user ID और password that will be used. वो ये लोग यूज करते हैं रिटर्न फाइल के टाइम पे। ऑथेंटिकेटिंग जीएसपी वुड बी, ताकि दूसरा कोई जीएसपी के नाम पे आपको लूट ना ले। ठीक है, जैसे कोलकाता में एक रैकेट पकड़ा गया है, अपने आप को अमेजन का एम्प्लॉय बोल रहा था, कुछ 2022 का टीम था, पता नहीं किसको किसको लूटता है। Authenticate GSP. GSP would be able to produce different sub license keys depending on their needs. अच्छा, GSP भी सब लाइसेंस प्रोवाइड कर सकता है, GSP के पास भी सब लाइसेंस प्रोवाइड करने का ऑथोरिटी है सर। ठीक है, लेटेस्ट कुछ अप्रूव GSP का डिटेल्स आपको मैं दिखाता हूँ, जो GSTN ने दिया, मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क ने लेटेस्ट कुछ GSPs को अप्रूव किया, उस पर लिस्ट में आपके सामने एक बार जरूर दिखाता हूँ। ये देखो सर, यहाँ पर डिटेल्स है, डिफ मैक्रो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, क्लियर टैक्स का है, 3i इन्फोटेक लिमिटेड, शंकर छेत्री, राकेश गिरी। ठीक है, नेम ऑफ द SPOC, मतलब जो सुपरिंटेंडेंट करते हैं उनको। ठीक है, अफीरा कैपिटल लिमिटेड, VD अग्रवाल। यहाँ पर आप देख सकते हो बालाजी मेरिन लाइन प्राइवेट लिमिटेड, BDO इंडिया LLP, अमेजन सेलर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, रविश गोयल, अनुपम झा। ठीक है, अच्छा, बाइनरी सेमेटिक्स लिमिटेड, बोथ ट्री कंसल्टिंग, CDSL, ये जो हमारा देश का जो CDSL और NSDL जैसे होता है, उसमें CDSL यहाँ पर है, CDSL वेंचर्स लिमिटेड, चार्टर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब बेसिकली आई थिंक टीम ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा,
क्लेफिन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। जैसे यहाँ पर चार्टर्ड का नीड बहुत ज्यादा है, चार्टर्ड सीए सीएमए इनका जरूरत बहुत ज्यादा है। डेलॉयट टच थॉमस टू इंडियल एलएलपी, ठीक है, ई मुद्रा लिमिटेड, इस तरह से अर्नेस्ट एंड यंग मतलब ई एंड वाई, एक्सेलन सॉफ्टवेयर, फोकस सॉफ्टनेट, गुजरात लाइवलीहुड प्रमोशंस, होस्ट बुक्स लिमिटेड, दिखाई दे रहा है ना सर आप लोगों को, केपीएमजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मतलब बिग 4 का भी नाम आपको दिख गया, मादरसन सुमी इंफोटेक डिजाइन, पिनाकल, पिनाकल ये मोस्ट प्रोबेबली इन्फोसिस का होगा, पिनाकल फिनसर्व एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, अरिजीत गुप्ता, दिखाई दिया गया सर, टैली, ये देखो सर, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, टैली इंडिया बहुत फेमस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेरा सॉफ्टवेयर्स, खत्म नहीं हो रहा है सर, है सर यहाँ पर ऑलमोस्ट 55 लिस्ट है। जोहो कॉर्पोरेशन, प्रशांत गांटी, प्रशांत घंटी, ठीक है, जोहो कॉर्पोरेशन, तो ऑलमोस्ट 55 जीएसपी का नाम आपके सामने मैं बोला, समझ में कुछ आया? हेलो, यस, ठीक है, यहाँ पर अगर अच्छे से आप लोग जीएसटी समझते हो, इनके थ्रू से काम भी कर सकते हो, इनके साथ आपका खुद का मतलब बिजनेस को भी मैनेज कर सकते हो, काफी सारा उपाय है सर। ओके, तो जीएसटी कंपेंसेशन, अच्छा एक बात है सर, अभी कंपेंसेशन सेस का एक कॉन्सेप्ट है, जीएसटी कंपेंसेशन सेस, मैं आज का डिटेल्स चर्चा बाद में करूंगा आप लोगों से। ये कंपेंसेशन नॉर्मली क्या होता है, ये एक स्पेसिफाइड रेट में होता है, has been imposed under the Goods and Service Tax Cess Act 2017 on the specified luxury items और demerit goods। जैसे कि कुछ आइटम्स है जिसमें जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता, जैसे कुछ लग्जरी आइटम पे स्पेशल टैक्स लगाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ डिमेरिट गुड्स हैं मतलब जो गवर्नमेंट एक्चुअली प्रोमोट नहीं करता, डिमेरिट मतलब जो समाज के लिए अच्छा नहीं है, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर लाइक सोडा वगैरह, मोटर कार्स, कुछ लग्जरी मोटर कार्स कुछ है सर, ठीक है, जो लग्जरी आइटम्स में होता है, ऐसे गुड्स पे गवर्नमेंट अपना खुद का टैक्स लगाता है, हाई लेवल ऑफ टैक्स होता है जो जीएसटी के बाहर है। ऐसे केसेस में अगर कोई प्रोडक्ट या लग्जरी आइटम्स या डिमेरिट गुड्स जिसमें जीएसटी नहीं है, ऐसे गुड्स जब स्टेट के अंदर सेल होता है तो स्टेट का जीएसटी नहीं मिलेगा, तो कंप्यूटेड ऑन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब कंपेंसेशन सेस क्या है, इज लिवेबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाईज एंड इंटरस्टेट सप्लाईज विद अ व्यू टू प्रोवाइड फॉर कंपेंसेशन टू द स्टेट्स for the loss of revenue arising on account of the implementation of the GST. Compensation is to provided to a state for a period of 5 years. ये compensation says मतलब स्टेट को अगर ऐसे गुड्स बेचने के बाद लॉस होता है बिकॉज उन पे जीएसटी नहीं है, तो सेंट्रल उनको कंपेंसेट करेगा, कितना दिन तक, 5 साल तक, फ्रॉम द डेट ऑफ विच द स्टेट ब्रिंग्स इट्स एसजीएसटी एक्ट इनटू फोर्स। जब से स्टेट में एसजीएसटी एक्ट लागू होगा उसके बाद से 5 साल तक अगर जीएसटी लॉस होता है ऐसे गुड्स सेल करके, तो उस पर्टिकुलर स्टेट्स को जिसका लॉस हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये सब गुड्स में जीएसटी नहीं है, उनको कंपेंसेशन सेस देगा 5 इयर्स तक सेंट्रल गवर्नमेंट। इसका चर्चा मैं आप लोगों से फिर से बाद में करूंगा, ये इंटरेस्टिंग एक फैक्ट था कि क्योंकि कुछ गुड्स में जीएसटी लगता नहीं है, तो फिर उस गुड्स के ऊपर जब जीएसटी आ जाएगा तो फिर उसमें तो अलग से टैक्स लग रहा है, तो अगर स्टेट को कुछ लॉस होता है तो उसको सप्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट उसको कंपेंसेशन देता है, कंपेंसेशन एक्स्ट्रा टैक्स, तो वो लागू किया जाएगा, बाद में मैं चर्चा करूंगा इसका। ओके, कुछ ऐसे प्रोडक्ट है सर, जीएसटी ए टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस। देखो सर, जीएसटी इज लिवेबल ऑन ऑल गुड्स, जीएसटी हर गुड्स पे लगता है, हर सर्विस पे लगता है, बट कुछ एक्सेप्शनल्स भी हैं। अल्कोहलिक लिकर पे नहीं लगता, मतलब जो पीने वाला जो दारू है सर, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जो ह्यूमन कंज्यूम करते हैं, एंड पेट्रोलियम क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, ये सब में जीएसटी नहीं लगाया गया है सर। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रियल्म ऑफ जीएसटी। The manufacture or production of the alcoholic liquor continues to be subject to state excise duty and interstate intrastate sale of same is subject to CST and VAT. इसमें स्टेट अपना एक्साइज लगाते हैं, सेंट्रल अपना एक्साइज लगाते हैं और स्टेट अपना वैट लगाते हैं, ठीक है, स्टेट एक्साइज, सॉरी सेंट्रल एक्साइज नहीं, स्टेट एक्साइज। इसलिए दारू वगैरह बेच के स्टेट्स को काफी अच्छा मार्जिन मिल जाता है। सेंट्रल वेस्ट बंगाल में आजकल इससे इनकम काफी अच्छा खासा हो रहा है। वेस्ट बंगाल लिकर कंजम्पशन में इंडिया में सेकेंड रैंकिंग लिया इस बार। एक कंज्यूमर सर्वे में पता चला सर, इंडिया में लीकर कंजम्पशन में वेस्ट बंगाल सेकंड पोजीशन पे है। सर पहला कौन है भूल रहा हूं, बट आई थिंक पंजाब होगा, जो भी हो।
अल्कोहलिक लिकर फॉर कंजम्पशन जीएसटी के अंडर में नहीं आता है सर, बात को याद रखिएगा। पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इसमें भी जीएसटी नहीं है सर। एज रिगार्ड टू पेट्रोलियम, क्रूड, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस, ठीक है, आर कंसर्न दे आर नॉट प्रेजेंटली लिवाबल टू जीएसटी। जीएसटी विल बी लिवाइड ऑन दिस प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। देखो सर, जीएसटी काउंसिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि ये सब में जीएसटी आएगा, बट कब आएगा इसको लेके अभी भी बात आधा अधूरा। हाँ सर, क्योंकि गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहता है कि इसमें जीएसटी आ जाए, बट स्टेट को काफी रेवेन्यू लॉस होगा। पेट्रोल का दाम को कंट्रोल करने के पीछे जीएसटी आना बहुत जरूरी माना गया था जीएसटी काउंसिल में, बट स्टेट नहीं चाहता है। इसीलिए ये देखो रिकमेंडेशंस कब होगा इसको लेके एक बहुत बड़ा सवाल अभी भी बन के रहा है, ठीक है, बिकॉज ये हिसाब हुआ है कि ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू लॉस हो सकता है स्टेट्स को, इसलिए स्टेट इसमें नहीं आना चाहता, बिकॉज स्टेट अपना सेंटर एक्साइज लगा के और वैट लगा के अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं, ठीक है। ये जब भी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है सभी कोई सेंट्रल पे उंगली करता है, बट किसी को ये भी नहीं समझ में आता कि स्टेट्स भी, एक्चुअली सेंट्रल अकेला नहीं है, सेंट्रल तो छोड़ो, स्टेट्स का सबसे बड़ा हाथ होता है पेट्रोल डीजल में जीएसटी के अंदर लाने के लिए, जो स्टेट नहीं करना चाहता। जो भी हो, इसको लेके आगे चर्चा फिर कभी करेंगे। Till such rate, central excise duty continues to be levied on manufacture of production of petroleum, crude, diesel, petrol, ATF and natural gas. ATF लगता है सर एरोप्लेन में, हाँ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस में इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट सेल ऑफ द सेम इज सब्जेक्ट टू सीएसटी एंड वैट। तो याद रखिएगा सर, कुछ प्रोडक्ट है जिसमें जीएसटी नहीं लाया गया, ठीक है, बाकी सभी चीज में जीएसटी है। एग्जेम्प्टेड का एक लंबा लाइन होगा, जब एग्जेम्प्टेड ऑफ जीएसटी पढ़ेंगे तब आपसे मैं बात करूंगा। सर टोबैको, tobacco is within the purview of GST. That is, GST is leviable on tobacco. However, Union government has also retained the power to levy excise duties on tobacco and tobacco products. Central government tobacco product में excise duty अपने हाथ में रखा है, manufactured in India. Resultantly, tobacco is subject to GST as well as central excise duty. Point to be noted, sir. Tobacco एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें GST भी लगता है और सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगता है। सर ओपियम, इंडियन हेम्प, मतलब जिसको हम लोग बंगाली में बोलते हैं गांजा, हाँ सर, चौरस भी बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, इंडियन हेम्प, गांजा या चरस जो भी बोलो, आई डोंट नो दोनों सेम है कि नहीं, बट मुझे लगता है सेम ही है। हाँ रे, सेम है क्या चरस और गांजा, ये अलग होता है? किसी को पता है, आइडिया है किसी को? सर ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए, ठीक है सर, चलो कोई बात नहीं। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स, ठीक है, ये सब में जीएसटी है सर। ओपियम मतलब सर अफीम का बात हो रहा है। एक्चुअली अफीम खेती किया जाता है लाइसेंस होल्डिंग के साथ, ठीक है, जिससे पॉपी सीड्स या पोस्तो मिलता है, बट वो लाइसेंस इसलिए होता है बिकॉज वहां से पेन किलर का दवाई बनने के लिए यूज करते हैं सर, मेडिकल सेक्शंस में। तो ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स आर विद इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, दैट इज GST is leviable on them. However, state governments have also retained the power to levy excise duties on such product. जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टोबैको में एक्साइज ड्यूटी लगा के रखा है, आईटीसी को इसलिए बैम्बू हो गया है, आईटीसी को इसलिए बैम्बू हो गया बिकॉज आईटीसी तो टोबैको का ही बिजनेस करता है ना सर। आईटीसी का फुल फॉर्म भी यही बना था, इंडियन टोबैको कंपनी जब बना था, बट बाद में वो सिंपल अपने को आईटीसी लिमिटेड के नाम से बताते हैं, सिंपल आईटीसी। तो स्टेट भी बोला कि ठीक है तुम टोबैको में लगाओ, मैं ओपियम, इंडियन हेम्प और नार्कोटिक ड्रग्स में लगाऊंगा क्या एक्साइज ड्यूटी, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। Resultantly, opium, Indian hemp and other narcotic drugs and narcotics are subject to GST as well as states excise duties. याद रहेगा क्या? हेलो सर, याद रहेगा क्या? किसी का भी आवाज नहीं है, बोलो सर। यस सर। सर रियल एस्टेट सेक्टर जो है ना सर, यस, वेरी गुड सर, थैंक यू। रियल एस्टेट सेक्टर जो है इसमें जीएसटी नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं कि रियल एस्टेट सेक्टर में कहीं पर भी जीएसटी नहीं लगता। पॉइंट टू बी नोटेड, जीएसटी विल नॉट बी लिवाइड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जो कंप्लीट प्रॉपर्टी है, कंप्लीट एक फ्लैट है, बिल्डिंग है जिसमें सर्टिफिकेट मिल गया है इंजीनियर का, वैसा कोई बिल्डिंग अगर किसी को सेल कर रहे हो या परचेज करो तो उसमें जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी कोई बुक वगैरह कर रहा है ना, उसमें जीएसटी लगता है। इसका एक पूरा रेट का डिटेल्स है, रियल एस्टेट में कब कब जीएसटी लग सकता है और क्या क्या पर्पस में जीएसटी लगता है, मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। लेकिन अगर कोई आपको नॉर्मली पूछे कि भाई क्या रियल एस्टेट में जीएसटी है, तो आंसर इज नो।
जीएसटी विल बी नॉट बी लेवाइड ऑन सेल एंड परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। बट कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर जीएसटी का रेट एप्लीकेबल होता है। मैं इसका एक पूरा चार्ट आपसे शेयर करूंगा, आप लोग जरूर इसको याद रखिएगा, बड़ा काम आएगा आप लोगों को। अच्छा, ये तो मैंने अभी आपको बोला कि कौन सा टैक्स जीएसटी के अंदर समय गया, मतलब इंक्लूड हो गया। ओके, अच्छा, विद इन जीएसटी, आउटसाइड जीएसटी, इसका पूरा का पूरा जो भी आपको मैंने अभी बताया, इसका पूरा का पूरा क्या दिया हुआ है, अभी मैं जो बोला उसका थोड़ा सा समरी किया हुआ है, प्लीज एक बार गो थ्रू कर लेना, ठीक है। अच्छा, जीएसटी आने पे देश में क्या होगा, ऑब्वियसली देश में इकोनॉमी बूस्ट होगा। देखो सर, देश में इकोनॉमी बूस्ट होगा, जो 2017 में सोचा गया था वो हो रहा है। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। मेक इन इंडिया में ज्यादा दिमाग लगाएगा लोग, ठीक है, बिकॉज बाहर से प्रोडक्ट आने पे ज्यादा टैक्स लग जाता है, जीएसटी के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल हो जाता है पुराने वैट सिस्टम में, तो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बढ़ जा रहा है। एनहांस इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा बिकॉज गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन में इंप्रूव हुआ है, तो ऐसा कहा गया है कि इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब वो आप लोगों को पता है कि इम्प्रूवमेंट कितना हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर चीज में इम्प्रूवमेंट आया है, या समय बोलेगा कि कितना आएगा। सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होगा, तो एक चीज तो ऑब्वियसली हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया 2014 में 144 रैंकिंग में था, 142 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। फिर इंडिया 2017 के आसपास में 130 के आसपास में था, 2021 में अभी इंडिया 63rd पोजीशन पे है। ये मैं इंटरनेशनल डेटा बता रहा हूँ आपको, शायद मैं पहले भी कभी आप लोगों को दिखाया था, फिर से एक बार मैं बोला आपको। तो ये चीज तो प्रूव हुआ है कि बिजनेस करना इजी हुआ है। अब यह अलग बात कि ज्यादातर लोग बिजनेस करना पसंद नहीं करता, या रिस्क उठा के बिजनेस करना चाहता नहीं है, डर लगता है, ठीक है। अक्सर ज्यादा से ज्यादा यूथ को बिजनेस करना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि 135 करोड़ इंडियंस को अगर डेवलप इंडियन देखना है तो कम से कम 10 में से एक इंसान को बिजनेस करना चाहिए, और उस एक इंसान के पास कम से कम 5 इंसान काम करेगा, तो भी 4 इंसान बाकी रह गया ना, वो थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेगा। लेकिन ये सिस्टम जब रहेगा तो 135 करोड़ आबादी ऑटोमेटिकली डेवलप एक कंट्री बनेगा। पर 10 में से एक इंसान को एंटरप्रेन्योर बनना है, मास्ट है सर, अगर इंडिया को आगे बढ़ना है। आप लिख के रख लो, जिस दिन ये चीज होगा आप देखना इंडिया वर्ल्ड वाइड अपना झंडा गाड़ देगा। बट ये कहना आसान है, बट रियल लाइफ में इतना सारा लोगों का मेंटेलिटी बदलना इतना इजी नहीं है। 10 में से एक भारतीय एंटरप्रेन्योर, इट्स नॉट ऑब्वियसली आज के डेट में सोचना थोड़ा ताजुब लगेगा, थोड़ा अद्भुत लगेगा, बट ये जिस दिन होगा उसी दिन इंडिया के लिए वो दिन आएगा जिसका हम सभी को इंतजार है, कि डेवलप इंडिया। अच्छा, सबसे बेटर चीज जो हुआ है जीएसटी में, दैट इज इजी टैक्स कॉम्प्लायंस, जो मैंने आपको अभी इतना देर से समझा रहा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, कंप्लायंस कॉस्ट कम हुआ है, ठीक है, एडवांटेजेस फॉर ट्रेड एंड इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को काफी बेनिफिट हुआ है, ठीक है सर। ये सब तो आप लोग एक बार गो थ्रू करने से ना आप लोग खुद को भी समझ में आ जाएगा। मैं मैट से शेयर कर देता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में बताऊंगा। ये जीएसटी का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है कि कौन से सेक्शंस में कौन से आर्टिकल्स में क्या बोला है, इसका एक पार्ट है जो बहुत जरूरी है। तो ये कुछ लीगल मैटर्स है प्रोविजंस वाइज, ये मैं आपसे एक बार जरूर बात करूंगा। तो ये मेरा नेक्स्ट क्लास में चर्चा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, और साथ में मैं कोई न्यू चैप्टर जो एडवांस लेवल ऑफ जीएसटी में चर्चा स्टार्ट करेंगे, लाइक जीएसटी सप्लाई एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में ये चर्चा रहेगा, और जीएसटी सप्लाई रिलेटेड कुछ एडवांस चैप्टर में मैं आप लोगों से डिस्कस चालू करूंगा। ठीक है सर, बोलो सर, क्लियर हुआ रे? दीक्षा, नंदिनी, नील, बोल, ज्योति, Yes, sir. हाँ सर। ओके, तथा क्लियर, ऋषभ, है सर। हाँ सर। ओके, ठीक है सर, ठीक है। अभी तो बेसिक चर्चा चल रहा है, बट आप लोग समझ में आ रहा होगा बेसिक के अंदर बहुत कुछ है, ठीक है। तो एक बार प्लीज अपने से गो थ्रू कर लिया करो, और फिर नेक्स्ट क्लास में चर्चा आगे और बढ़ाएंगे। चैप्टर के एंड पे कुछ क्वेश्चन आंसर मिलेगा आपको, वो भी कर लिया करो, मैं मैट शेयर करूंगा, तो प्लीज क्वेश्चन आंसर जरूर कर लेना, ठीक है। ओके सर, ठीक है, इतना ही आज, फिर टाटा। Bye. Bye, sir. ओके सर, बाय। टाटा टाटा।